क्या पाकिस्तान टीटीपी और टीएलपी दो कलेक्टिवली पाकिस्तान के सबसे बड़े थ्रेट्स हैं इस वक्त? बट इसको तो फादर ऑफ द तालिबान नहीं कहते इनको, मौलाना समीउल हक को। वो बिल्कुल फादर ऑफ तालिबान कहते हैं, वो मानते भी तक मैं फादर ऑफ तालिबान। आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर आपकी 3 मेजर पार्टीज़ प्रोविंशियल पार्टीज़ बन जाएं? ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये कल मैं पढ़ रहा था कि भाई नया ग्रुप बन गया पीटीआई के अंदर, जितने ग्रुप बना ले आप, थिंग्स रोम अराउंड इमरान खान पर्सनैलिटी उसके कल्ट के तहत घूमती है। अच्छा, कल तक तो उसका नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि आपका पार्टी का जो ऑन द फेस चेयरमैन था वो उमर अयूब खान था। आज आप अयूब खान की ले रहे हैं क्योंकि उमर अयूब खान को आपने निकाल दिया है। तो वो इट्स देर वेरी निम्बल विद देयर फीट, लाइक दे कैन चेंज व्हाट दे आर सेइंग फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट एंड समहाउ इट डजंट मैटर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बड़ी ख़ास एपिसोड है। वैसे तो हम पढ़ते रहते हैं ज़िया रहमान साहब को, उनका हाल ही में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, उसके बाद हमने गुफ्तगू शुरू की। लेकिन हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो तो मिलिट्री ऑपरेशन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़िया रहमान साहब मल्टीपल पब्लिकेशंस के लिए लिख चुके हैं। आप दुनिया भर में जो भी एक अच्छी पब्लिकेशन है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गई, डॉन, फ्राइडे टाइम्स, निकी एशिया, जो आप नाम ले लें उनके लिए ये लिखते हैं। बड़े लोगों ने पूछा भाई हम भी कैसे आपकी तरह फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ सर। आपने किताब भी लिखी है कराची इन टर्मोइल, लेकिन हम अभी ज़रा ऊपर के टर्मोइल की तरफ चलते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है मिलिट्री ऑपरेशन है, फिर कहा जा रहा है विजन है, फिर कहा जा रहा है नहीं लार्ज स्केल जो ज़रबे अस्ब था उस तरह का कुछ भी नहीं होगा, टैक्टफुल होगा, छोटा होगा। आपकी क्या रीड है अबाउट पाकिस्तान लॉन्चिंग दिस मिलिट्री ऑपरेशन? मेरे ख्याल में ये जिस तरह अनाउंस किया गया है ये एक फ्रस्ट्रेशन है, एक दबाव है पाकिस्तान की स्टेट पे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद 3 सालों में जहां एक जानिब टीटीपी के हमले बढ़े, दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी थी वो बड़ी कॉम्प्लिकेट हुई है। और इन अटैक्स के अंदर जो नया तो नहीं लेकिन पुराना है, लेकिन जो चाइनीज़ पे हमले शुरू हुए हैं उसके बाद एक बड़ा प्रेशर आ रहा है बीजिंग की तरफ से पाकिस्तान पे कि आप कुछ करें। और ये जो स्टेटमेंट आई पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से उस दिन मीटिंग के बाद कि हम एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, और जिसके ऊपर बड़ा एक तनकीद भी हुई। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, पीटीआई जो केपी को रूल कर रही है, और जेवाईएफ जो एक लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी है जिसकी बड़ी रूट्स है पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज़ में, एज वेल एज एएनपी जो एथनिक पार्टी है, और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट या रीजन लेवल पे जो प्रोटेस्ट ग्रुप्स हैं, पीटीएम हो जाए या कुछ और छोटे मोटे खैबर एजेंसी में प्रोटेस्ट हुआ, उन सब ने कहा कि भाई क्योंकि वी विल अपोज द मिलिट्री ऑपरेशन, उसकी काफ़ी वजूहत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर कहा कि नहीं ये तो ऑपरेशन नहीं था, हम तो कुछ पुराने ऑपरेशनों को कुछ वो करना चाह रहे थे, तो अपनी जान छुड़ा ली उसने। लेकिन मुश्किल भी बहुत है पाकिस्तान के लिए एक नया ज़रब अज़ब टाइप का 2014 वाला ऑपरेशन रीलॉन्च करना। उसकी काफ़ी वजूहत है मेरे नज़दीक, जो 5 बड़ी वजूहत है अगर हम उसको कंपेयर करें 2014 के माहौल के साथ। 2014 का जो ऑपरेशन था ज़रब अज़ब, एक तो वो शुरू हुआ था कराची एयरपोर्ट अटैक के 2 हफ्ते बाद। एक बहुत बड़ा दबाव था हम पर, जिसका क्लेम किया था टीटीपी ने और आईएमयू ने, इस्लामिस्ट मूवमेंट और उज़्बेकिस्तान दोनों ने ज्वाइंटली किया था कि हमारी ज्वाइंटली करवाई थी। उस वक़्त 5-6 महीने पहले पेशावर के स्कूल का वाक़या हो गया था एपीएस का, जिसके अंदर 120 बच्चे शहीद हुए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी, उन्होंने उस वक़्त की नवाज शरीफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, और हमने देखा कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ ज़रब अज़ब के नाम से पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, मेनली शुमाली वज़ीरिस्तान में। आज सूरत हाल ये है कि उस तरह की पॉलिटिकल सपोर्ट, पीपल सपोर्ट आज नहीं है हुकूमत के पास। डिवाइड बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर इमरान खान के हटाए जाने के बाद पॉलिटिकल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। और 2014 में जिस तरह लोग निकाले गए ऑपरेशन के लिए, ख़ुसूसन शुमाली वज़ीरिस्तान से जो डिस्प्लेस हुए लोग, तो लोगों ने अपने जो एक्सपीरियंस देखे, घर तबाह हुए, डिस्प्लेस हुए, पेशावर, कराची, कहाँ नहीं गए, तो अब उस तरह माहौल नहीं है। नंबर 1 वो वापस आईडीपी नहीं बनना चाह रहे। बिल्कुल, अरे मेनली। नंबर 2 ये थी कि उस वक्त हमारे पास एक बड़ी क्रूशल सपोर्ट थी अमेरिका की, ड्रोन की शक्ल में, इंटेलिजेंस शेयरिंग की शक्ल में। हमने देखा कि अगर अभी भी डेटा उठाए, न्यू अमेरिकन फाउंडेशन जो बड़ा कंपाइल करता था उस ज़माने में ड्रोन अटैक, तो ज़्यादातर जो टीटीपी के कमांडर थे, अलकायदा के थे, जो भी थे, हाफिज़ गुल बहादुर के थे, वो बेसिकली अमेरिकन ने मारे ड्रोन के थ्रू।
हमारे हाथों कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया। उस टाइम तो हाफिज़ गुल बहादुर हमारा एलाय था फिर भी ना। मैं ड्रोन की बात कर रहा हूँ, उस पर बात करते हैं कि हम ये कैसे हाँ, अच्छे डबल बुरे हो डबल जाते हैं। हाँ, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब वो सपोर्ट नहीं है, अमेरिका निकल गया है अफगानिस्तान से, हम्म, अब हमारे पास वो सपोर्ट नहीं रही। हम्म, तीसरी जो अहम बात थी, माशी कंडीशन। 2014 में पाकिस्तान कदरे बेहतर था फाइनेंशियली, वी कुड अफोर्ड मिलिट्री ऑपरेशन और पैसे मिल भी रहे थे बाहर से। अब उस तरह की माली कंडीशन नहीं है, हम IMF के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस बार। चौथी बात ये थी कि उस वक्त जैसी भी थी, अशरफ गनी या करज़ई की जो हुकूमत थी, उन्होंने भी एक तरीके से सपोर्ट किया हमें। तालिबान के अफ़गानिस्तान में आने तक अगर आप देखें तो काफ़ी लोग जेलों बंद किए थे उन गवर्नमेंट ने, इसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद, बड़े बड़े नाम थे। अब तो इसी तालिबान की नज़रियाती वी कैन से अम्मा अफ़गान तालिबान वो आ गई है रूल करने, और उनकी भरपूर सपोर्ट है नज़रियाती तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी। और अब और उनके लिए अब ये कि आप ऑपरेशन करोगे तो उनके पास एक बहुत बड़ा मुल्क पड़ा हुआ है बॉर्डर क्रॉस करके छुपने के लिए। इसमें जो आपने ये बात की, हम कहते थे अशरफ गनी जो है वो रॉ एजेंट है, US एजेंट है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। उन लोगों ने फिर भी TTP को जेल में डाला। जब इन्हीं फाइटर्स को तालिबान गवर्नमेंट ने छोड़ा तो हमने दरवाजे खोल दिए कि वापस आ जाओ, सुबह का भूला शाम को घर आए, तो उसको भूला नहीं कहते, रिहैबिलिटेट कर दो। ये एक फेल्ड पॉलिसी थी। हाँ, ये असल में एक तो बात ये कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ TTP के मसले को 2007 दिसंबर में बनी, उससे पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में बनी है दिसंबर 2007 लाल मस्जिद के वाक़े के बाद। सही है, मेरे ख्याल में 2014, 15-16 तक हम काफ़ी कामयाब थे। हमने काफ़ी जिसको हम कहते हैं, कमर तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म कम हो गया था। ये डिस्प्ले वहाँ चले गए थे, उस तरफ चले गए थे। ये जो दोहा टॉक शुरू हुई अमेरिका और तालिबान, हाँ, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि TTP ने अपने आप को दोबारा ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैं उस पुराने वाले बात पे आता हूँ, जो आखिरी पॉइंट था उस पर यह थी कि उस ज़माने में TTP एक तो मखसूस इलाकों तक महदूद थी, उनके अड्डे थे शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान में, और TTP खुद बहुत बड़ी स्प्लिट का शिकार थी। ये जो बड़े बड़े ग्रुप उससे निकल गए थे, और हम देख रहे हैं कि 2014 में तो बाकायदा ये जो बोमन तालिबान है ये बिल्कुल अलहदा ऑपरेट कर रहे थे, और तो बड़ा स्प्लिट था। अब तो दोहा एग्रीमेंट शुरू होते ही जो करंट TTP के चीफ है नूर वली महसूद, इसने तो बाकायदा ना सिर्फ पुराने नाराज़ ग्रुपों को शामिल किया तंजीम में, बल्कि जितने भी इस रीजन में ऑपरेट करने वाले इंडिपेंडेंट तंजीम थे, आया वो अलकायदा बरसगीर के साथ वाबस्ता थे, आया वो लश्कर जंगी के साथ वाबस्ता थे, आया वो जो मतलब शुमाली सिंध में या बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उन सब को दोबारा वापस लाके TTP को एक ऑर्गेनाइज तंजीम की शक्ल में ले आए। तो आप कह रहे हैं कि दोहा टॉक जो अमेरिका और तालिबान की हुई, तो हमारे यहाँ तो ये बेचा जा रहा था नहीं तालिबान अलग चीज़ है, तहरीक तालिबान अलग चीज़ है। मैं तो काफ़ी टाइम से कहता था नहीं, अलग चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्या राय है कि ये अलग थे, अलग नहीं थे? देखिए, एक तो अलग नहीं थे। मैं एक रिसर्च के लिए रिसेंटली गया अफ़गानिस्तान और गया कंदहार और काबुल 2 बार। काफ़ी लोगों से बात हुई, मिड लेवल, लो लेवल, हाई लेवल तालिबान लीडरों से। एक तो ये चीज़ है कि ये ना नज़रियाती तौर पर अलाई है, बल्कि अफ़गानिस्तान पकड़ने में भी जितनी भी अफ़गान तालिबान की बरादर तंजीमें थी, उसमें TTP, उसमें ETIM क्या है? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट, जो चाइना को जैसे चाइना को, IMU, ये सारे अलकायदा के बैनर तले अफ़गान तालिबान की सपोर्ट कर रहे थे, और इनकी मदद के बगैर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना नामुमकिन था। ये जो आपने बात की कि इस्लामाबाद बार बार कह रहा था कि जब अफ़गान तालिबान आ जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ देंगे। आज के वज़ीर दिफा तारीफ़ें कर रहे थे कि अल्लाह अकबर, देखे मतलब ये हुआ, ख्वाजा आसिफ ने ना, ये मेरे ख्याल में ये समझ नहीं रहे थे कि ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला। उस लेवल की तब्दीली थी जिस तरह 79 में रूस आया, 90s में गया, फिर 2001 में अमेरिका आया और 2021 में गया। इसके बड़े असरात मुरतब होना था, ये कंफर्म था। और पाकिस्तान पे ख़ुसूसन हमने बड़ा लाइट लिया। यहाँ तब्दीली का वादा करके वहाँ आ गए एक्चुअली।
तो हमने बड़ा लाइट लिया। हम तो शुरू में बड़े खुश थे कि अब ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने 5-6 महीने के अंदर ही बताना शुरू कर दिया कि भाई वी आर इंडिपेंडेंट। और बल्कि काबुल में तो और कंधार में तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप पे जो लेबल लगा हुआ है कि हम पाकिस्तान के एजेंट है या हम पाकिस्तान हमें सपोर्ट करते हैं, उसको मिटाने के लिए तो उन्होंने बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। वो तो हामिद करज़ई और अशरफ गनी से भी 2 गुना ज़्यादा अपने आप को अफगान नेशनलिस्ट शो करना चाह रहे हैं। अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखें अफगानिस्तान की पब्लिकेशंस में या टीवी चैनल्स पे, तो बिकॉज एक चीज़ तो है कि अगर आपको लेजिटिमेसी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों से, लोगों की सपोर्ट चाहिए, लोगों की, आपको एंटी पाकिस्तान होना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट्स में, अपने उसमें। तो हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान कुडंट अंडरस्टैंड, पाकिस्तान की दोनों लीडरशिप, इस्लामाबाद की लीडरशिप हो या रावलपिंडी की लीडरशिप हो, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने सही स्टडी नहीं की। वो समझ रहे थे कि जो तालिबान की लीडरशिप थी ये भी उनके बच्चे रूल कर रहे हैं, सही मुल्ला उमर का बेटा, हमें वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ नज़र आ रही थी, नज़र आता है। तो उसके बड़े नुकसान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर उसी कंडीशन में आ गया 2010-11-12 वाली, और हम बार बार फिर कह रहे हैं कि हम एक नया ऑपरेशन शुरू करेंगे जिसके लिए माहौल साजगार भी नहीं है। सर इसमें उस टाइम मैं तो इस चीज़ को इतना भी अच्छी तरीके से समझता भी नहीं हूँ। मैं भी यही कह रहा था कि उस टाइम मैं कह रहा था गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होते, फिर मैं कह रहा था अफ़गान तालिबान पाकिस्तान तालिबान कुछ नहीं होते। लेकिन ISI फंडेड पॉडकास्ट पे ISI फंडेड थिंक टैंक्स के लोग जाकर समझा रहे थे कि पाकिस्तान के लिए कितना फ़िनोमिनल होगा। बीच में आपने बोला कि वो एंटी पाकिस्तान जो है वो बिकता है अफ़गानिस्तान में। शायद जो पाकिस्तान स्टडीज़ की पैदावार है और यही जो ISI फंडेड पॉडकास्ट और ISI फंडेड थिंक टैंक्स को सुनते हैं, ये इनको सुन के शायद थोड़ा ताज्जुब हो गया होगा कि यार हमने तो अफ़गानियों के लिए इतना किया, हम तो, हमारा पर्सपेक्टिव तो ये है कि नमक हराम लोग हैं, हमने तो एक्चुअली उनके लिए बेहतर किया। तो इनको बताने के लिए कि वाई वुड द अफ़गान पीपल हेट अस। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक अफ़गान अवाम और एक अफ़गान तालिबान, सही है। बिल्कुल हमने अफ़गान माजरीन को होस्ट किया 40 साल, लेकिन उसके अंदर हमारी भी कोई स्ट्रेटजी थी, सही है। हमने भी होस्ट किया, तेहरान ने भी होस्ट किया, ईरान ने। हम तो शुरू में उनको कहते थे कि ये मुजाहिदीन है, इन्होंने रूस की पावर को तोड़ा, सही है। ये हमारी जो पॉलिसी थी टूवर्ड्स अफ़गान माजरीन। हमने उस ज़माने में पेशावर 7 के नाम से 7 ग्रुप बनाए, गुलबदीन का ग्रुप और मुख्तलिफ ग्रुप हम इस्तेमाल करते रहे हैं, जो मुख्तलिफ जिहादी ग्रुप लड़ रहे थे आपस में तालिबान के आने तक, 96 तक 92 तक। फिर हम देखते हैं कि अचानक हम कह रहे कि यार ये अफ़गान माजरीन जो कल तक मुजाहिद थे और वो अचानक टेररिस्ट बन गए, मुंशियात फ़रोज़ बन गए। और फिर हमने देखा कि एक टाइम ऐसे भी आया कि 2016 में भी और अब कुछ अरसे पहले कि हमने निकालना शुरू कर दिया सबको अचानक। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी थी हमारी, पहली वाली तो ये थी कि चलो एक हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हम यूज़ करेंगे इसको, बाद में काम आएंगे। अभी जो हमने निकाले अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान में अटैक बढ़े, ख़ासतौर पर चतराल का वाक़या हुआ था उन दिनों में, तो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट ने बड़ा अचानक कहा कि भाई 1.7 मिलियन अफ़गान है, पता नहीं डेटा कहाँ से आ रहा है। मैंने बड़ी रिसर्च की कि मुझे मालूम हो सोर्स के 1.7 का जो इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ ये डेटा कहाँ से है, लेकिन मुझे मिला नहीं। बहरहाल फिर हम, चूँकि मैंने अभी एक विज़िट जो किया था अफ़गानिस्तान का, तो मैं थ्रू चमन गया, तो वहाँ बाकायदा IOM के लोग खड़े होते हैं, लीगली वीज़े पे गया था। तो उनके डेटा के मुताबिक जो हर बंदे को काउंट कर रहे थे, उनके मुताबिक 6 लाख लोग वापस गए। ओके, 1/3 ऑफ व्हाट वी से। नहीं, हमारा 2 किस्म का नंबर थे। ओके, एक वो नंबर है जो PR कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंशन कार्ड जो UNHCR जारी करता है, और एक कार्ड है ACC कार्ड, अफ़गान सिटीजनशिप कार्ड, जो नादर जारी करती है। ये दोनों मिला के कोई 1.4 बन रहे हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि 1.7 इरेगुलर है पूरे पाकिस्तान भर में। तो अब जो दिन लोग गए 6 लाख वो मिक्स है, कुछ को पकड़ के निकाले, कुछ डर के मारे चले गए। उस बड़ा क्रैकडाउन बहुत सख्त हो गया था, ख़ासतौन कराची में। अगर कोई अफ़गान आया था 70s में, उसका बच्चा पैदा होता है, उसका बच्चे का बच्चा पैदा होता है, उनको ACC मिलता है, क्या मिलता है उनको? ACC कार्ड और PR कार्ड, हाँ, ये कुछ टाइम के लिए स्टार्ट हुआ था और उसके बाद बंद हो गए। तो सबके पास ये कार्ड नहीं है, कुछ लोगों के पास है, वो भी इनकम्प्लीट है। बाप के पास है PR कार्ड, माँ के पास नहीं है। बाप के पास ACC कार्ड है, माँ के पास PR कार्ड है, बच्चों के पास कुछ नहीं है। तो होना ये था कि अभी अप्रैल 15 को सेकेंड वेव आनी थी, जिसके अंदर अफ़गान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ACC कार्ड वालों को निकालेंगे, लेकिन फिर जो नई गवर्नमेंट है उसने 30 जून तक उसको डिले कर दिया कि देखेंगे बाद में।
तो और उसके अलावा जो है वो इरेगुलर है, जिसको कोई पुलिस वाला पकड़ के या तो पहले तो करते थे फॉरेन एक्ट के अंदर आप उसको बंद करते थे, फिर रिपोर्ट करते थे, फिर जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो एक ऑर्डर पास हुआ कि आप डायरेक्ट पकड़े और डायरेक्ट बस से मिटा के चमन बॉर्डर भेज दे। तो खबरें तो यही आ रही थी कि जिन लोग पैदा ही यहाँ हुए हैं, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, तो पाकिस्तान सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं देता। तो अगर कोई अफ़गान फैमिली आई थी, उनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के बच्चे पैदा होते हैं, वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है। ये बड़ा एम्बिगुअस है क्योंकि किसी को मिली नहीं है। लॉ तो कहता है 1951 का जो लॉ है वो तो कहता है कि जो बंदा पैदा हो जाए अब उसको दे, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह लॉ इम्प्लीमेंट होता नहीं है। हमारे पास बेसिकली कोई है भी नहीं, कोई प्रॉपर रेगुलेशन या लॉ है भी नहीं। इस हवाले से मोहसिन दावड़ ने आखिरी सेशंस में जमा कराया था कि आप कम से कम कोई लॉ तो बनाएं मार्जिन के हवाले से। हमारे बहुत बड़ी स्टेटलेस और रिफ्यूजी कम्युनिटी रहती है पाकिस्तान में। हमारे बंगाली कम्युनिटी है, हमारे रोहिंग्या कम्युनिटी है, हमारे इवन जो बिहारी कम्युनिटी है जिन्होंने डबल माइग्रेशन की। पहले वो पार्टीशन के टाइम पर इंडिया से ईस्ट पाकिस्तान गए, फिर वहाँ से बनने के बाद वापस यहाँ पर कराची आए। उनके बड़ा मसला है, आधों के ID कार्ड रुके हुए, कराची का पूरा औरंगी टाउन का इलाका हो गया, सारे सबके ID कार्ड ब्लॉक पड़े हुए हैं। ताहिरा हसन बिल्कुल काम करती है, बिल्कुल बड़ा काम करती है, हाँ बिल्कुल कम्युनिटी में। तो इवन एक पर्सपेक्टिव जो शायद रह गया वो ये है कि हमने अच्छा किया रेफ्यूजी लेकर, बहुत अच्छी चीज़ है एक ह्यूमैनिटेरियन उसमें, लेकिन हमारे जो ये पॉलिसी बना रहे थे उन्होंने तो जेब में बहुत सारे अमेरिकन डॉलर्स लिए ना ये करने के लिए। तो ये खिलाई मतलब कोई खिदमत के लिए तो नहीं किया था, वो लोग तो बड़े अमीर हो गए। अच्छा, इसका तो खैर हमें पास क्लियर एक डेटा नहीं आ रहा है कि कितने पैसे पाकिस्तानी हुकूमत को मिले हैं इनको होस्ट करने के। लेकिन लाज़मी बात है कि हम देख रहे थे कि ओवर द ईयर्स UNHCR और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स पैसे देते रही है, सही है, और ये फ्री काम तो नहीं होता। इसके अलावा भी आपने जो मुजाहिदीन भी ट्रेन किए उसके भी तो पैसे बिल्कुल, वो तो बड़ा पूरी जो 2 जंगें आपने वहाँ लड़ी, हमारी इकॉनमी तो चलती है अमेरिकन एड और IMF पर है। वो सब हमें जो मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो कह रहा था वो कर रहे थे पिछले कोई 50 साल से। तो उनके मुल्क को वॉर जोन बनाने में अव्वलीन हाथ अमेरिका का है, बट उसका मेन एलाय हम ही हैं। नहीं, आप देखिए ना कि इन 40 सालों में तो सब ने अपने हाथ धोए, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, सब ने, ईरान हो, सब ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किए किसी न किसी ग्रुप को। क्योंकि हम इमीडिएट नेबर थे, हम बहुत बड़ा एक बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे इसमें अफगानिस्तान में। इसमें आई डोंट नो अगर आपकी नज़र पड़ी है पर एक वुमन हु क्लेम्स टू बी ए CIA विसल ब्लोअर, सारा एडम्स, वो कह रही हैं कि उन्होंने रिसर्च की, अब ये कुछ तस्दीक शुदा बात नहीं है, उन्होंने भी किसी रैंडम जगह पॉडकास्ट टाइप पे जाके कह दी थी कि उनको पता चला कि $10 मिलियन जो हैं वो इंडिया ने दिए हैं और वो तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है। अपने जो अपोनेंट्स हैं खालिस्तानी और कश्मीर मिलिटेंट्स, उनके ख़िलाफ़ तालिबान नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की कोई ख़बर है या ये ऐसे ही कहा गया? यार इस बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक काम ये हुआ है कि एक जो मोस्ट वांटेड लीडर था कश्मीरी, जिनको इंडिया कह रही थी वांटेड था, वो फिर तालिबान ने कुछ अर्से पहले कहा कि हमने उसको कार्रवाई के अंदर मारा है अफगानिस्तान में, जो बकौल उनके दाइश का हिस्सा था। अब मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, समथिंग वाल आ रहा था उसमें। अगेन कुली ग्राउंड है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हर मुल्क लगा हुआ है अपने अपने स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे। चाइना भी दोस्ती कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, रूस भी लगा हुआ है, ईरान भी लगे हुए हैं, जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वो भी लगे हुए हैं। हम बस थोड़े से लगे हुए थे, हम थोड़े पीछे हट गए, हमारे लगे हुए वो लोग वहाँ लगे हुए और हमारे यहाँ लगे हुए। तो अभी इंडिया और अफ़गान तालिबान के रिश्ते अच्छे हैं? ग्राउंड पे कोई इतना सामने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया ने मैं कहीं पढ़ रहा था कि मतलब इवन फाल के बाद जिस तरह हमने भी वेलकम नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी बॉर्डर अलाउ किया, काफ़ी लोग आ गए पाकिस्तान, पार्टिकुलरली वो लोग जो इमिग्रेट करना चाह रहे थे थर्ड कंट्रीज़ को, जो हमने यहाँ रुक के 1 साल 5 महीने 6 महीने 1.5 साल रुके, अभी भी काफ़ी इस्लामाबाद भरा हुआ है। इंडिया ने किसी को वीज़ा नहीं दिया एक्सेप्ट कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के, हिंदू कम्युनिटी, उसके अलावा किसी को वीज़ा नहीं दिया उन्होंने। बड़ा स्ट्रिक्ट रखा अपना बॉर्डर, बावजूद कि वो पुराना एक अलाई रहे माजी गवर्नमेंट का। Aid to the India was giving a lot of aid to the Ashraf Ghani Hamid Karzai government now, but I think they're continuing to give that aid to the Afghan Taliban government, or am I wrong? अब कोई चीज़ें, अब जो, क्योंकि एक बात है, कोई कुल के सामने एड नहीं दे रहा, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट ने तस्लीम नहीं किया उसको, तो एड जो मिल रहा है मुख्तलिफ नामों से मिल रहा है। जैसे आजकल इंसानियत
कि ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पैसे आ रहे हैं अच्छे खासे, कहाँ से भी आ रहे हैं, लेकिन पैसे वीकली अच्छे खासे इनको पैसे मिलते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया फंस गई है और चक्रों में। यूक्रेन वॉर आ गई, मिडिल ईस्ट की जो फ़लस्तीन एंड इसराइल वॉर वो आ गई, तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को लोग भूल ही गए। वहाँ लड़कियाँ स्कूल जा रही नहीं जा रही, नो वन केयर। और हर मुल्क अफगानिस्तान को सिक्योरिटी के एंगल से देख रहा है कि तालिबान तो आ गए, लेकिन तालिबान के साथ साथ हमने देखा कि ISKP के रिसर्जेंस हुआ है, और वो रिसर्जेंस ये रिसेंट रशिया अटैक के बाद और जो ईरान में अटैक हुआ किरमान में, उसके बाद दुनिया बड़ी परेशान है ISKP की एक्सपेंशन से। इवन हमारे यहाँ काफ़ी अटैक्स हुए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी अटैक हुए तालिबान की लीडरशिप पे, और मुख्तलिफ चाइना के चाइनीज़ नेशनल्स पे काबुल में अटैक हुआ। तो मेरे ख्याल में हर बंदा, हर मुल्क अब किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ डील कर रहा है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, ताकि जो अफगानिस्तान से इस वक्त जो उनके लिए थ्रेट निकल रहे हैं वो कॉन्टेन कर सके। अभी जो मस्तंग में बलूचिस्तान में हुआ था वो भी IS ने क्लेम किया था, वो क्लेम तो नहीं किया था, लेकिन चूँकि रूट्स ऐसे लग रहे हैं कि इससे पहले भी मस्तंग में काफ़ी अटैक हुए जो ISKP ने क्लेम किया। चूँकि ये ईद उल नबी का जुलूस था, तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने थोड़ा सा क्लेम नहीं किया हुआ कि यार इस्लामिक सल्कों में शायद तनकीद हो कि यार आपसे कुछ नहीं बचता है, मतलब आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी PR का ख्याल रखती है, खैर ऐसा ना हो हमारा ये वही मिसाल हुई जो TTP ने, कि एक ग्रुप ने कहा, एक TTP ने कहा कि हमने स्कूल मस्जिद पे अटैक नहीं किया, पेशावर में स्कूल लाइन में जो मस्जिद थी, पुलिस लाइन में, लेकिन बाद में एक अगले ग्रुप ने कहा कि हमने किया। तो हम पर्सपेक्टिव बिल्कुल समझ में आता है कि लोग जो हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि ज़रबे अज़्ब जो है वो उसका एक एक्सपीरियंस बुरा था। IDPs बने थे, IDP कैंप्स में भी काफ़ी हमें ख़बरें मिली कि खाने पीने की भी अक्सर मुश्किलात होती थी। हमने रेसिज्म भी देखा। मैंने अक्सर पॉडकास्ट में कहा है कि पंजाब ने IDPs आने नहीं दिया था, फिर मुझे किसी ने कमेंट करके करेक्ट किया कि सिंध ने भी नहीं आने दिया था, अब वो नाम क्यों नहीं ले रहे। तो मुझे नहीं पता था कि सिंध ने भी बोला था। तो अब मैंने देखा है पंजाब सिंध, मतलब किस हक़ से आप अपने मुल्क के लोगों को अपने मुल्क में आने नहीं देते। तो इट इज़ बैड एक्सपीरियंस। देन दे सी द स्टेट्स फील्ड पॉलिसी एज़ वेल कि भाई आपने बोला ये टेररिस्ट है, हम ऑपरेशन करेंगे, फिर बाद में आपने रिहेबिलिटेट कर दिया, वापस हमारे सर पे बिठा दिया। साथ ही साथ जो मुल्क की पॉलिटिक्स हैं जनरली, अगर KP प्रो PTI है, PTI का एक पर्सपेक्टिव है, ये सब बातें मैं मानता हूँ। फ्रॉम द स्टेट्स पर्सपेक्टिव IS है, TTP है, धनाते फिर रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, फ़ौजी जवान मर रहे हैं, वो मिलिट्री ऑपरेशन ना करें तो क्या करें? चले आप मिलिट्री ऑपरेशन करें, कहाँ करेंगे आप इस बार? 2014 की तरह उन्होंने कोई एरिया सीज नहीं किया हुआ है कि वहाँ बैठे हुए उनका कोई हेडक्वार्टर है, आप जाके बमबारी करेंगे, हमला करेंगे, कहाँ करेंगे आप? वो तो लाहौर में भी अटैक कर रहे हैं, वो तो कराची में भी उन्होंने पुलिस अटैक किया, वो चमन से। मेरे ख्याल में ऑपरेशन की बजाय एक तो आपके पास क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। जिसे आपने कहा ना कि हम कभी कहते हैं कि बातचीत करेंगे, शुरू करते बातचीत, कभी मौलवियों को भेजते हैं, हम यहाँ से उलमा कराम के वफद को भेजते हैं, कभी हम ट्राइबल मशरान को भेजते हैं, कभी हमारे खुद हाई लेवल के खुद अफरान जा रहे होते हैं काबुल मिलने के लिए। फिर अचानक हम कहते हैं कि यार ये तो हमारी पॉलिसी थी नहीं, तो एक बंदे की ज़ाती पॉलिसी थी। रियासतों में एक बंदे की ज़ाती पॉलिसी तो नहीं होती, वो भी जो बंदा था वो कोई वो एक अलोन बंदा तो नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान को तो एक तो सब स्टेक होल्डर को, सारी सियासी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, जो जहाँ जहाँ मसला है वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, वो कबायली जो माहिदीन है वो हो सकते हैं, वहाँ के ताजिर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, आप उनको बुला के पहले समझे मसले को, उस मसले को समझने के बाद कोई स्ट्रेटेजी डिवाइस करे कि आया बातचीत करे, अच्छा बातचीत नहीं ना करे तो फिर ऑपरेशन करे, कहाँ करे, कैसे करे। और कह रहे हैं कोई हेडक्वार्टर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ तो होगा ना जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते होंगे। नहीं, ऑपरेट तो कोई ट्रेनिंग कैंप होगा, कुछ तो कोई तो जगह होगी ना जिसके जाकर खिलाफ ये कर सकते हैं ऑपरेशन। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि 2014 वाली कंडीशन में तो ये था कि आपको पता था कि ये इनके एरियाज़ है, पूरा नॉर्थ वजीरिस्तान, सही है ना। अब तो आप जाए सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करें, उस तरफ वो ऑपरेट करते हैं। हम पाकिस्तान ने 2-3 स्ट्राइक मारे भी, एयर स्ट्राइक किए भी, एक होस्ट में किया, एक पक्तिका में किया। अब मसला ये कि
मेरा ख्याल में ये अगर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई उसका बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अगेन आपका फोकस क्या है? आपका फोकस अभी भी पॉलिटिकल टर्मोइल है मुल्क के अंदर, आपका फोकस अभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। एक टाइम पर आप मुख्तलिफ फ्रंट पर नहीं लड़ सकते, जिसका जो काम है उसको करने दें। सिविलियन गवर्नमेंट को आप ये फ्रंट संभालने दें। सिविलियन गवर्नमेंट कैसे आईएस और टीटीपी को नहीं संभालेगी? मैं कह रहा हूँ आप पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक टर्मोइल उनको समझाने दें। और ये जो मिलिटेंसी का जो फैक्टर है, ये इसके अंदर भी इन्वॉल्व सिविलियन जमात इन्वॉल्व होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये काम ही फौज या उसके जो मातहत इदारे उनका काम है। ये ऐसा कोई एआई यूज़ करके हम ये नहीं दिखा सकते कि टीटीपी 9th मई में इन्वॉल्व थी, ताकि फिर वो ऑपरेशन ज़रा तगड़े तरीके से हो जाए? आप जो ये कंड्यूसिव बातें कह रहे हैं कि भाई कंड्यूसिव नहीं है, अभी आप अपने हालात देखें, फाइनेंशियल हालात देखें, लोग ये भी बोल रहे हैं अच्छा भाई पीएमएल गवर्नमेंट का तो फैसला नहीं है, बट डोंट यू ऑल्सो थिंक कि मिलिट्री का भी इतना फैसला नहीं है? अगर चाइना माई बाप ने हमें कहा है करने को, तो हम लोग करना है ना। हम तो मतलब चाइना के बगैर तो नहीं ज़िंदा रह सकते। तो इफ़ चाइना हैज़ सेड डू इट, देन वी हैव टू डू इट, राइट? वी कांट लुक एट कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए, चाइना का बड़ा असर होता है। जो लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन भी हुआ था, उसके अंदर भी चाइना का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जो हमने जो मसाज बिल्कुल वो बड़ा एक बड़ा डिप्लोमेटिक मसला बन गया था। बीजिंग से बड़ा प्रेशर आ रही थी, जो चाइनीज़ एम्बेसी थी। इवन ज़रब अज़ब के अंदर भी मुझे अभी तक आई स्टिल रिमेंबर कि जो हमारे शुरू के बैन आ रहे थे ना ज़रब अज़ब के, तो उसके अंदर ISPR कहता था कि हमने इतने ETIM के लोग मारे, हमने इतने ETIM के लोग मारे। तो उसके अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ी एक प्रेशर था। इस ऑपरेशन से 3-4 महीने पहले या कुछ माह पहले हमने जो चाइना को जो मतलूब ग्रुप थे ETIM, उसको हमने बैन किया। IMU को हमने बैन किया, और एक और तंजीम थी सेंट्रल एशियन, उन तीनों को मैंने बैन भी किया। तो और फिर मसला ये कि सिर्फ चाइना का मसला सिर्फ TTP का तो नहीं है। TTP का मसला अफगान तालिबान के साथ लिंक्ड है, लेकिन जो बलोच सेपरेटिस्ट है वो मसला फिर एक और नहज में चला जाता है। वहाँ पर जो कोई बड़ा वाक़या होता है बॉर्डर पे, तो हम फिर कहते हैं कि ईरान सपोर्ट कर रहा है इनको। फिर ईरान पे जब वाक़या होता है वो फिर पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो एक वहाँ भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जो हमारे बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है। तो हम क्या करें? हम तो मतलब हज़ारों चीज़ों में बीच में फंसे हुए हैं। बट फ्रॉम चाइनाज़ पर्सपेक्टिव, अभी कुछ 1-2 साल पहले जो इंजीनियरिंग इनकी जो बस थी, जो पहले हमने बोला एक्सीडेंट हो गया, फिर हमने बोला वो एक्चुअली वो टेररिस्ट अटैक था, फिर चाइना ने बोला हम अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजेंगे। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। कराची में हुआ या जो एक बलोच सेपरेटिस्ट खातून थी जिन्होंने मेरे ख्याल से MPhil भी किया हुआ था। तो चाइना से हमें पैसे चाहिए, चाइना अगर हमसे हमारे अपने पैसे वापस मांग ले तो हम कंगले हो जाएंगे। तो हम उनको बोल रहे हैं भाई आप लोन्स जो हमने वापस देने थे वो हमसे वापस ना लें और इन्वेस्ट कर दें। वो कह रहे हैं हम और इन्वेस्ट करेंगे, CPEC को एक्सपेंड करेंगे, पहले आप ज़रा हालात तो ठीक करें। सो आई गेट ऑल द इश्यूज़ दैट यू आर आउटलाइनिंग, बट दिस तो आवर हैंड्स आर टाइड, राइट? इसीलिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी फंसी हुई है कि हम ऑपरेशन बोलें, विजन बोलें। चाइना को बेचना है कि ऑपरेशन हो रहा है, अपनी आवाम को बेचना है नहीं सिर्फ विजन है। दैट्स बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस वी आर इन। एग्जैक्टली यही है। कुछ महीने हर कुछ अरसे बाद बड़े बड़े हमले होते हैं। जैसे आपने दो मिसालें दे दी कराकरम हाईवे पे, एक अभी मार्च में हुआ और एक 2 साल पहले उसी रोड पे हुआ था, जिसके अंदर चाइनीज़ इंजीनियर बाकायदा मारे गए, खुद का हमले थे दोनों, जिसको किसी ने क्लेम नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान और चाइना दोनों कहते हैं कि ये TTP ने किया होगा। फिर हम देखते हैं कि जो कराची में बड़े बड़े वाक़यात जो में ये जो शहरी बलोच वाला वाक़या था, कराची यूनिवर्सिटी में जो चाइनीज़ टीचर्स मारे गए, कराची कौंसलेट पे अटैक हुआ, चीनी कौंसलेट कराची में। फिर जो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है जिसके 40% शेयर चाइना के पास है, उस पर हमला हुआ। हम देखते हैं कि गवादर में फैसल वाडा ने बचा लिया ना वो गन लेकर। गवादर में हम देखते हैं कि कई बार मतलब चाइनीज़ कानवाई पे हमले हुए। तो चाइना इज़ मोर कंसर्न। अब फिर रिसेंटली हमने देखा कि जैपनीज़ पे हमला हुआ, जिसके अंदर वो बच जाते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलिटेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द चाइनीज़, जैपनीज़, सिंगापुरियन, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डिफरेंशिएट देम। तो और एक मसला है कि कुछ तो आपके पास पाकिस्तान में CPEC लिंक चाइनीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे जो नॉन CPEC लिंक चाइनीज़ है, उनकी प्रोडक्शन बड़ा मसला है। कराची के 3 ज़िलों में कचरा उठाने का ठेका चाइनीज़ कंपनियों के पास है। इसके अलावा फ़िश का कारोबार है, काफ़ी कारोबार है जो वो कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हर एक चीज़ को
3-4 या 2 चीज़ों को 5 चीज़ों को 5-5 गार्ड देना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद बड़े सिक्योरिटी के खुद बड़े मसले हैं। और मैं वो नहीं कह रहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस खुद बहुत बड़ी इस जंग का इस सब मतलब एक मुतासिर हो रही है। जो किलिंग्स हुई है लास्ट टाइम, जो डेटा जारी हुआ है, उसके अंदर अब आधे लोग जो मारे गए, लगभग आधे वो या पुलिस अफसरान थे या वो सिक्योरिटी एहलकार थे। तो ये एक चेंज ऑफ पॉलिसी भी तो है ना टीटीपी और बीएलए की, जो हिस्टोरिकली हमने देखा कि पार्क्स में बॉम्ब फट रहे हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक चेंज इन पॉलिसी है कि अब हम सिर्फ मिलिट्री और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सीपैक, ये जो स्टेट के इदारे हैं, हम सिर्फ इन पे अटैक करेंगे, हम आम सिविलियंस पर उस तरह से फॉर टेरर नहीं करेंगे। डू यू सी दैट स्ट्रेटेजिक चेंज? बिल्कुल। ये जो दोहा टॉक शुरू हुई, और जब मुफ्ती नूर वली मसूद ने अपने तंजीम को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उस टाइम पे इन्होंने दे आर बेसिकली कॉपिंग अफगान तालिबान, उसकी कॉपी कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी कर रहे हैं। और उसी तरह का देखे ना, पहले भी अफगान तालिबान भी करते थे इस तरह का, फिर बाद में इन्होंने कहा कि क्योंकि इसको पता है कि इससे सपोर्ट बेस हमारी कम होती है, तो ये अब इनका जो मेजर टारगेट है वो पुलिस एहलकार, ख़ास तौर पे केपी में, फिर सिक्योरिटी एहलकार, चीनी और प्रो गवर्नमेंट जो एल्डर्स या जो भी होते हैं पॉलिटिशियन होते हैं, वो इनका अब मेजर टारगेट्स है। तो चाइनीज़ तो बेचारा, अगर वो कचरा साफ़ करने वाला है उसको भी मुश्किल होती है। फिर वो ख़बर आती है कि अमेरिकन एम्बेसडर तो गाड़ी में, काउंसलर जो है उनके लोग गाड़ी में गवादर गए, वापस आ गए। तो विदाउट गेटिंग इनटू मे बी कंस्पिरेसी थ्योरीज, फ्रॉम द आउटसाइड इट मेक्स सेंस टू मी, राइट, कि अमेरिका जो है वो, अगर अमेरिका का इंटरेस्ट है अगर पाकिस्तान में सीपैक अगर हो रहा है, दे प्रॉब्ली आर्ट हैप्पी विथ दैट हैपनिंग। तो आपकी क्या रीड है कि इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन इन्फ्लुएंस या अमेरिकन सपोर्ट फॉर एनी एंटी सीपैक ग्रुप्स, इज देयर एनी क्रेडिबल एविडेंस? ये कोई ग्राउंड पे तो कोई ऐसी एविडेंस है नहीं, और स्टेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन है, जब कहीं भी जाते हैं। तो चूँकि अब वो डायरेक्ट इस तरह इन्वॉल्व नहीं है बड़ी इन्वेस्टमेंट में, जिससे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है या समझते हो कि यार शायद ये एक्सप्लॉइट कर रहा है हमें, क्योंकि चीनी कंपनी तो बाकायदा काम कर रही है ना, गवादर में या सेंदेक में काम कर रही है। और अब देखिए उनकी जो पब्लिकेशन अब पढ़ें, उसके अंदर बाकायदा वो लिखते भी है कि यार ये बेसिकली हमारी रिसोर्सेज को मतलब ले जा रही है, ये वो कर रही है। पर आप कह रहे हैं कुछ इस थ्योरी को क्रीडेंस नहीं दी जा सकती कि अमेरिका कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। विदाउट प्रूफ तो मुश्किल है, क्योंकि सब जाते हैं, सारे डिप्लोमेट गए मेरे ख्याल में। तो ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, बट ओवरऑल वो विदाउट गेटिंग इनटू, लोग जो उसको ग्रेट गेम जैसी बातें नहीं करें मे बी, बट it only makes sense to me. Why would America not be interested? Why would America not be keeping an eye? ईरान बिल्कुल साथ है, बलूचिस्तान के साथ चाइना है, जो एक ग्लोबल अगली कंपटीशन होने वाला है अमेरिका चाइना। Why would America not be interested keeping an eye, keeping intelligence or maybe supporting in this region? देखिए, एक सबसे बड़ी डिबेट तो ये है कि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकी निकला था ये भी कंस्पिरेसी थी। अच्छा, अब वहाँ बैठे हुए तो वो भी कंस्पिरेसी थी, जब वो निकले 20 साल बाद तक हार के तो भी कंस्पिरेसी थे। अब चूँकि जब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं लोगों से मिला हूँ पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या मुख्तलिफ लोगों से, वो ये कहते हैं कि ये जो अमेरिका का इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल था वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इररिस्पॉन्सिबल और हिस्ट्री, वो कह रहे उसके बाद तो आपने बेसिकली ये इस विड्रॉल ने तो हैंड ओवर कर दिया अफ़गानिस्तान को तालिबान के। ठीक, अब तालिबान का मतलब ये कि जितने भी लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, टीटीपी हो, आईएमई हो, एक बहुत बड़े नंबर्स हैं, अब वो उन सब के मज़े हो गए भाई, अब वो घूमे फिरे आराम से। लेकिन साथ साथ इन सब का जो बड़ा कंसर्न उभरा है, वो कह रहे हैं कि इनकी वजह से, चूँकि अब तालिबान स्टेट बन गई है और अब जो ISKP है जो तकरीबन ख़त्म हो गई थी 2019-20 तक, अमेरिका, अशरफ गनी गवर्नमेंट और तालिबान सब ने अलग लेकिन मिल के मारा, ख़त्म कर दिया। उसका दोबारा उभरना, और वो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं अब इस रीजन का वाहिद जिहादी ग्रुप हूँ, क्योंकि अलकायदा ख़त्म हो गई है और अफ़गान तालिबान अब स्टेट बन गई है, तो मैं अब ग्रुप हूँ। और वो अपने पब्लिकेशन में और अपने क्लेम्स में बार बार इस रीजन में जितने भी कन्फ्लिक्ट है उसको एक्सप्लॉइट भी कर रही होती है। वो कभी सुसाइड बॉम्बिंग करती है कुंदूज़ में, वो कहते हैं कि आई यूज़ अ यूगर बॉम्बर, कभी कहते हैं कि मैंने बलोच बॉम्बर इस्तेमाल किया।
फिर हम देखते हैं कि शुरू में तो वो अटैक करती थी सिर्फ अफगान तालिबान पे अफगानिस्तान में, अब उसके अटैक बढ़ भी गए, सही है। तो लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली चाइना का जो एक्सपेंशन था उसको रोकने की साजिश थी, क्योंकि तालिबान आ गया और अब बड़ा एक अजीब माहौल बन गया अफगानिस्तान में जिहादी तंजीमों के लिए, चाहे वो रीजनल हो या वो ट्रांसनेशनल हो। तो कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात तो तय है कि अमेरिका के निकलने से रीजन में तो एक बहुत बड़ी इंस्टेबिलिटी तो आई है, ये बात तो तय है। तो वो अमेरिकन दोहा अग्रीमेंट्स का एक पार्ट कंस्पिरेसी से अगर हट जाएं तो ये भी है ना कि भाई आप अपनी सरजमीन से हम पर नहीं करेंगे। तो तालिबान का एक वो एक अच्छा अमेरिका नहीं जाना, बट रशिया और चाइना तो फेयर गेम है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि रशिया और चाइना में नहीं हो रहा फ्रॉम अफगानिस्तान। सो विदाउट गेटिंग इनटू कंस्पिरेसीज, अमेरिका एंड द तालिबान हैव एन एग्रीमेंट कि अमेरिका अटैक नहीं होगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं विद क्रेडिबल एविडेंस, अभी आपने जिक्र किया ये जो रशिया में चर्चेस पे भी लास्ट वीक हुआ है हमला, वो अफ़गानिस्तान से ताने बाने सोर्सेज पीछे से जुड़ रहे हैं। तो अगर अफ़गानिस्तान से चाइना में भी अटैक हो रहा है, रशिया में भी अटैक हो रहा है, इतना फार स्ट्रेच तो नहीं है कहना कि मे बी कुछ असरो असूर अमेरिका का हो सकता है इसमें। देखिए, जो आपने पहले बात की ना, दो एग्रीमेंट का जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि इस सरजमीन से कोई हमले नहीं होंगे बाहर। बट बाहर का मतलब उनके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में हो रहे हैं, डजंट केयर। एब्सोल्युटली सही है। उज़्बेकिस्तान में हो रहे, दे डजंट केयर। अच्छा, एक और बात यह कि जो बहुत अंडरस्टैंड करने की बात है, ये हो भी नहीं सकता कि यार आप कैसे, एक तो सबसे पहले जो जिहादी नज़रिए हैं इनको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ जिहाद अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, जिहाद ये नहीं है कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया तो यहाँ इस्लाम आ गया। जिहाद का मतलब इसको फैलाना है। ये पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इंडिया भी है, ईरान भी है, सारा इसमें शामिल है, सही है। तो जो बंदा लड़ा है, तो बेसिकली आप अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की जो एक जो फोर्स है उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अक्सरियत वो है जो लड़ा है पहाड़ों में 20 साल, वो इस नज़रिए पे लड़ा है कि भाई मुझे शरीयत लानी है उनके नज़रिए के मुताबिक, ठीक है, और लानी है और पिलानी भी है। उनके नज़रिए में शरीयत ये है कि भाई लड़की स्कूल नहीं जाएगी, जो जितनी भी शरीयत है। अगर अभी आप अफ़गान तालिबान इस्लामाबाद के प्रेशर में या चीन के प्रेशर में अगर टीटीपी से कहती है कि यार आप हमले ना करें, तो नंबर एक, जो अफ़गान तालिबान के अंदर जो हार्डकोर आपका जो फाइटर था जो पहाड़ों पर लड़ा है, वो उससे बदजन होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि इन्होंने हमारी हेल्प की 20 साल पाकिस्तान में, सही है। अब हमारा टाइम है उनकी हेल्प करने का। और दूसरी बात ये कि अगर हमने फोर्स इस्तेमाल की तो जो ये वी विल बेसिकली पुश देम टूवर्ड्स ISKP, और ये अगर ISKP में चले गए तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये जो ताल्लुक़ है समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दिसंबर में आपको याद होगा कि कंधार के गवर्नर आए थे इस्लामाबाद, मुल्ला शीरीन, इसी जो हालात ख़राब थे अफ़गान माजरीन के मसले पे। उसी दिन जो तालिबान के वज़ीर माजरीन है खलील हक्कानी, जो मौजूदा वज़ीर दाखिला सिराज हक्कानी के अंकल भी है, उनका एक इंटरव्यू आया था, TTP से ताल्लुक़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। वो कहते हैं कि 2007 में, हाँ एंड में, मुझे जो आजकल के तालिबान की फ़ौज के डिप्टी सरबरा है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, और एक मुल्ला उमर के करीबी दोस्त थे, और कुछ और अफ़गान तालिबान की लीडरशिप को हमें पाकिस्तान ने पकड़ा और वो हमें हैंड ओवर कर रहे थे अमेरिका के। TTP के फाउंडर बैतुल्ला मसूद ने दे कैप्चर 300 सोल्जर्स और उसे फिर हमारा स्वेप कराया, हम छूटे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये कितने क्लोज हैं नज़रियाती तौर पे। और तो ये इज़ नॉट ईजी कि आपने कह दिया कि भाई निकालो उनको, बंद करो उनको, ये करो। तो ये बड़ा इनको खुद बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि तालिबान भी कोई एक तंजीम नहीं है। तालिबान भी बज़ाहिर तो एक नज़र आ रहे हैं और उनकी यूनिटी ही इसको बचा के रखी हुई कि हम एक है, लेकिन इसके अंदर भी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं। इनमें ख़ास तौर जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है मुख्तलिफ किस्म की स्टेट्स के साथ काम करने का। जब एंटी सोवियत सोकॉल्ड जिहाद शुरू हुआ तो इनके वालिद सिराज हक्कानी उसको बड़े क्लोज थे CIA के, पाकिस्तान के, अरबों के। इन्होंने फिर शुरू किया, उसके बाद फिर इनका ग्रुप था, मुजाहिदीन में लड़ते रहे, फिर इन्होंने तालिबान ज्वाइन की। और तो दे नो द अरब्स
पढ़े लिखे भी बहुत हैं कंपेयर टू द कंधार लीडरशिप, सो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है उनका, शहरों में रहे, अर्बन लाइफ बहुत गुजारी इन्होंने। तो इतना ईजी नहीं है कि इनके ताल्लुक़ को समझे बगैर, इनके जो 20 साल ये जो एक साथ रहे, इनको समझे बगैर आप जो पॉलिसी बनाए अफगानिस्तान के लिए। हक्कानी नेटवर्क तो हमारा एसेट, हम जिसको समझते हैं। हम देखिए एसेट कि ये होता है कि पैसे तो दिए ना हमने, हम उनको बोल नहीं, सकते हैं ना कि हम मैं नहीं कह रहा हूँ शंकर हम तुमको पाले हैं। देखिए 2 चक्कर है। आप जब उनसे बात करते हो ना, वो कह रहे बिल्कुल भाई, हम ऐसी कंडीशन में जब आप रहते हो तो यू हैव टू सर्वाइव। वो कभी कभी ये कहते हैं कि मुझे अभी तक याद है कि एक तालिबान लीडर कह रहे थे कि एक ऐसा टाइम आया था 2004, 5, 6 के इस टाइम पे कि हमारी 3 जो लीडर थे मेन, फाइनेंशियल लीडर, तंजीमी लीडर और एक और लीडर थे, या वो पकड़े गए, अमेरिका के हवाले किए गए, या उनको मार दिया, या उनको इतना टॉर्चर किया कि वो पैरालाइज हो गए। तो तंजीम ख़त्म हो गई थी। ये तो 2 तरफ़ा ताल्लुक़ होता है कि भाई कभी आपने मेरी हिमायत की, कि मैंने आपकी हिमायत की, सर्वाइव करने के लिए 20 साल निकाले भी। तो अब तालिबान की ये सिचुएशन है कि वो भी ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि दे विल पुश ऑल दीज एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स टुवर्ड्स ISKP, तो फिर दे विल हैव टू डील विद टेररिज्म इन अफगानिस्तान, राइट? वहीं सुसाइड बॉम्ब शुरू हो जाएंगे, तो वो ये नहीं कर सकते। वो ये नहीं कर सकते। हमें पता है कि इनके जो हैं ये ऑपरेट आउट ऑफ अफगानिस्तान कर रहे हैं। अच्छा, पहले बॉर्डर मुझे ज़रा समझा दें। इफ्तिखार फिरदौस आए थे, उनसे मैंने पूछा था कितना पोरस है, उन्होंने बोला मोस्टली अब पोरस नहीं है। तो अगर ये यहाँ कुछ कार्रवाई करते हैं फिर वापस चले जाते हैं, तो अगर बॉर्डर पोरस नहीं है, फेंस हो गया है अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ प्लेसेस, अब हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो ये कैसे इधर उधर हो रहे हैं? यार बिल्कुल उस तरह का पोरस नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी रास्ते तो है आने जाने के। मतलब 2500 किलोमीटर बॉर्डर है, कहीं पहाड़ होगा, कोई रेगिस्तान होगा, कहीं पे जंगल होगा। हर जगह तो हमारा फौजी खड़ा नहीं होगा चौकीदारी करने के लिए, कुछ ना कुछ तो होगा। और अब हम देखते हैं बार बार, इवन पिछले हुकूमत में, इस हुकूमत में कभी उखाड़ के ले जाते हैं वो बाढ़ ना। तो फिर भी आसानी है बॉर्डर क्रॉस करना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस तरह का पूरा बॉर्डर नहीं है जो पहले होता था कि आप आए आप जाए। तो ये सिचुएशन है, हमें पता है अफगानिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, तो वी विल हैव टू डू क्रॉस बॉर्डर, राइट? तो अभी इन्होंने बोला भी है कि आई थिंक इफ्तिखार फिरदौस ने ही रिपोर्ट किया था कि उन्होंने एक ऑफिशियल से बात की, उन्होंने बोला दिस इज़ ऑन द टेबल कि हम बॉर्डर के उस पार भी करेंगे। आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी जब ये खबरें आएंगी कि पाकिस्तान आर्मी अफगानिस्तान में घुस के ऑपरेशंस कर रही है? देखिए, ये जो दो हमले पहले कर चुके हैं हम 2 बार एयर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। एयर स्ट्राइक भी बेसिकली एक फ्रस्ट्रेशन थी। मेरे ख्याल में एक दबाव डालना भी है तालिबान पे। ये जो अफगान माजरीन को निकालना था, ये भी दबाव का हिस्सा था। बिल्कुल। और हमने जो पाक अफगान ट्रेड टाइटन किया, वो भी उसका हिस्सा था कि ये मान जाएंगे। फिर मैंने बताया आपको कि वो क्यों नहीं मान रहे, उनके अपनी एक मसले हैं बहुत ज़्यादा, कि आपने कहा खुद ही सुसाइड बॉम्बिंग अंदर ही शुरू हो जाएगी। सही। अब मसले कि एयर स्ट्राइक भी सलूशन एक तरह का नहीं है। बिल्कुल भाई, आप एक स्ट्राइक करेंगे, वो भी करेंगे, फिर हमले बढ़ाएंगे, आम लोगों को नुकसान होगा। अभी भी हमले हो रहे हैं, खुदकुश हमले। अभी भी पिछले साल भी काफ़ी खुदकुश हमले हुए थे, अभी भी होते रहते हैं। मेरे ख्याल में मसले का सबसे पहले मसले देखिए, एक पुराना मसला था, एक आज 2024 में मसला क्या है। आज के मारूजी हालात के मुताबिक इस मसले को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इनको बैठना चाहिए, एक पॉलिसी बैठना चाहिए हमारी स्टेट को, लेकिन स्टेक होल्डर के साथ मिल के। कौन कौन स्टेक होल्डर होंगे? स्टेक होल्डर में सारी सियासी जमातें, ख़ासतौर पर वो सियासी जमातें जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में। ठीक है, सही है। जो हमारा इनफॉर्मल एक पावर स्ट्रक्चर्स है, जिसके अंदर एक इन्फ्लुएंशियल मजहबी स्कॉलर है, ठीक है, या ट्राइबल चीफ्टन है, ठीक है, उनको बुलाए, उनको एंगेज करें, उनसे समझे, क्योंकि अभी उनका तो एक वास्ता पड़ता है उनका। सिविल सोसाइटी से पूछे, सही है, और मीडिया को भी एंगेज करें उसमें, ताकि एक राय आमद हो। फिर उसके बाद आप पहले समझे कि करना क्या है और उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, वो भी समझे, उसके लिए प्रिपेयर रहें, उसके लिए भी।
तो ये समझे बगैर अब जो हमने शुरू कर दिया, आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा? तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है वैसे, हमने तो कुछ शुरू, हमने सिर्फ बयान दिया सर पे। छोटी बहुत जो ये वीडियोस आ रही हैं कि हमने यहाँ एक ऑपरेशन किया, यहाँ एक ऑपरेशन किया लिमिटेड, वो इज़ नथिंग, वुड यू से दैट्स जस्ट नॉर्मल, नथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स बीन हैपनिंग फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, या कुछ स्पेशल है? नहीं, कुछ स्पेशल तो मतलब शुरू नहीं हुआ। ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं ना, ये शहबाज शरीफ के चीन के दौरे के बाद ज़्यादातर शुरू हुई। उसके दौरे से एक हफ़्ता पहले हमने कहा कि हमने एक प्रोब किया है चाइनीज़ सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसके अंदर मालूम ये हुआ कि हमला टीटीपी ने किया है, और जो गाड़ी थी वो बनी अफ़गानिस्तान में, जो इस्तेमाल हुई खुदकुश हमले में, और अफ़गान तालिबान को चाहिए कि वो हमें हैंड ओवर करे या उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम चीन गए, चीन वाले कहा कि भाई जैसे भी हमें भाई सिक्योरिटी चाहिए, गारंटी दो। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामाबाद से एक बयान आता है कि हम एक नई फोर्स बना रहे हैं चाइनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिटल में। गवादर में गड्ढे खोद दिए बड़े बड़े हमने चाइनीज़ को बचाने के लिए, और साथ साथ कराची में हमने एक बयान दिया कि CDD के जो 250 लोग हैं वो जाएंगे, चाइनीज़ की जो CPEC सिक्योरिटी फोर्स है वो ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में सारी जो चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग ये जो बयानात आए ना, ये एक तरीके से हम चाइना को बताना चाह रहे हैं कि हम कितना बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। देखिए अब ग्राउंड पे हम क्या क्या कर रहे हैं। तो जो वो एक सवाल थोड़ा रह गया था, इन माय ओपिनियन अगर ये सीरियसली कर रहे हैं, इनको क्रॉस बॉर्डर करना पड़ेगा। अगर ये हॉट परसूट में, या एक कलेक्टिव एयर स्ट्राइक्स, या इवन अगर ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड क्रॉस बॉर्डर थोड़ा बढ़ा दें या कर दें, आपको क्या लगता है अफ़गान गवर्नमेंट किस तरह रिएक्ट करेगी? यार एक तो ये अफ़गान जो गवर्नमेंट है, ये तो ये खुद एक बेसिकली एक मिलिटेंट फोर्स है, सही है ना, जिनका काम वही था जो TTP करती आई है, अपने स्टेट के खिलाफ करती रही है। तो आप बेसिकली डील कर रहे हैं एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ, डील कर रहे हैं जो अब अभी स्टेट बनी है, जो इलेक्ट होकर नहीं आई है, जो कब्जा करके आई है, सही है। तो आपका काम ये है कि उस गवर्नमेंट का काम यही है कि टेरर पे लाना, सही है। चाहे उनका काम ये था कि वो अब अमेरिका की जो हिमायत याफ्ता हुकूमतें थी, अशरफ गनी की या हमें कर्जे की, उसको कमज़ोर करना था। तो दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज इन दिस थिंग्स, और उनको पाकिस्तान की भी लैंडस्केप का बड़ा पता है, क्योंकि वो यहाँ 20 साल रहे यहाँ पर, सही है। और उनके साथ TTP ये तंजीम भी है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक्ट करती है तो उसके रिएक्शन भी आएगा। पाकिस्तान के अंदर प्रोबेबली जो हमले बढ़ सकते हैं, टेररिज्म के हमले बढ़ सकते हैं। तो इट वोंट बी बॉर्डर स्कर्मिशेस, वो फिर पाकिस्तान में घुस के टेररिज्म करेंगे। बिल्कुल, तो कमरे कस लें हम लोग। नहीं, अब बिल्कुल अभी भी आप देखिए, कुछ पाकिस्तान ने भी काफ़ी रिपोर्ट की, काफ़ी रिपोर्टें ऐसे भी आई है कि बहुत सारे जो अफ़गान तालिबान के मिलिटेंट्स थे, जो आदी हो गए 20 साल लड़ने के, वो कह रहे मैं क्यों फारिग बैठ के मैं सिपाही बन गया पुलिस का, तो वो भी आके लड़ रहा होता है इनके साथ, अक्सर मारे जाते हैं, उनसे निकलते भी है। वीकेंड पे बोर हो जाता है यार, सारा दिन ठप्पे लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, पूरा टाइम हो गया क्लैशनकोफ नहीं चलाई, तो वो आके फिर टेररिज्म कर रहे होते हैं। उनकी ट्रेनिंग यही है, उनके जहन में एक चीज़ जो बैठी हुई है कि यार ये कॉज है, और चूँकि नाउ वी आर डन विद अफगानिस्तान, सो लेट्स गो समवेयर एल्स। तो आइडियली उनके लिए, चूँकि कनेक्शन उनके थे, यहीं पले बड़े उनके साथ, TTP के लोगों के साथ पले बड़े, दे नो ईच अदर वेरी वेल। सर आपकी तो परवरिश मेरे ख्याल से कराची में हुई, लेकिन आपका ताल्लुक चमन से नहीं, आपका ताल्लुक के खैबर पख्तूनख्वा से है ना? हाँ, मैं बेसिकली आई एम बोर्न इन बॉट अप इन कराची, बट मेरे फैमिली जो थी वो माइग्रेंट वर्कर्स से, मेरे पेरेंट वो 60 में माइग्रेट हुए कराची, स्वात से। तो सर आपने भी अफ़गानिस्तान का हमें समझाया कि एक मेंटालिटी भी बन जाती है ना इतने साल करके। तो हम एज अ प्रोविंस अगर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, मैं तो फ्रॉम दी आउटसाइड देख रहा हूँ, तो मैं आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूँगा कि एक टाइम था कि पार्टीशन से पहले वो बादशाह खान पॉपुलर थे, अब्दुल गफ़ार की गवर्नमेंट थी, वो कायद-ए-आज़म ने हटा दी। फिर ज़ियाउल हक जब आते हैं, वो बोलते हैं अच्छा नहीं भाई जिहादी एक सेमिनरी इसको बना दें, अमेरिका से छपा हुआ जिहादी लिटरेचर आ रहा है, चलो बच्चों स्कूलों से बाहर आओ, क्लैशनकोफ पकड़ो। फिर बीच में तालिबान आई, हमने अमेरिकन वॉर देखी, पहले हमने डीलें भी की, अच्छा भाई सवात में मजलिस नॉट मजलिस शूरा, वो जो शरिया हमने तालिबान को बोला था कि लगा दें 2009 में, आई फॉरगॉट व्हाट एग्जैक्टली इट वाज कॉल्ड। अब हम फिर IDPs हुआ, ये हुआ। तो आप जो ये मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हैं? आपका इतना काम है, आप रिसर्च करते हैं, जो प्रोविंस की मेंटालिटी है
वो सॉर्ट ऑफ किस तरह से अब शायद हाईजैक्ड हो गई है या वॉर्प्ड हो गई है कि इतना एक्सपीरियंस ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी रहा है और उसमें कई लोग होंगे जो इन्वॉल्व भी होंगे, तो ये प्रोविंस की मेंटालिटी बड़ी प्रिकेरियस नहीं है अभी? नहीं, बिल्कुल। ये 40 साल का जो अफगानिस्तान का जो रहा कन्फ्लिक्ट, उसमें तो केपी ने तो बिल्कुल एक फ्रंट लाइन का रोल प्ले किया है और उसकी सारी सोसाइटी बड़ी इम्पेक्ट हुई है। आज अगर कोई 30 साल का या 20 साल का नौजवान है, वो तो इसी वॉर में पैदा हुआ और 15-20 सालों में तो इसी डिस्प्लेसमेंट में पैदा हुआ। मतलब मेजर जो इलाके थे, फाटा के इलाके, एक्स फाटा के इलाके, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, औरकज़ई, बाजोड़, मोमन, फिर स्वात, फिर बुनेर, दीर, सारे डिस्प्लेस हुए। लोगों ने देखा कि भाई घर से कैसे निकला जाता है, मतलब एक अचानक निकले, भाई सामान छोड़ के निकलो, भाई जान बचाओ, मर्दान जाओ, पेशावर जाओ, स्वात तक आओ ना। तो हाल में स्वात ने भी ये देखा है कि स्वात में रोड पे अगर आपने किसी को टांगा हुआ है फॉर बिकॉज व्हाटएवर, ये जो आपको इस वक्त स्वात केपी के अंदर जो आपको नज़र आ रही होती है ना, कुछ तहरीकें, मूवमेंट्स, पीटीएम की मिसाल ले लें, बिल्कुल ये तो बेसिकली तहरीकें ही बेसिकली इसी जंगों से ज़रब और ये जो डिस्प्लेस हुए ना, ये उन डिस्प्लेस लोगों की मूवमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल मंजूर पश्चिम को आप देख लें, इनका जो इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान का जो महसूद इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ था 2009 में और इन लोगों से कहा गया था कि ऑपरेशन कर रहे हैं और हम आपको अलाउ कर देंगे। कुछ महीने बाद इनको वापस घर भेजा गया, काफ़ी सालों बाद, 5-6 साल बाद उनको अलाउ किया गया वापस जाने को। ये इनकी ज़िंदगी ये सब पल्ले बढ़े, फिर टांग, DI खान, कराची, इन इलाकों में पल्ले बढ़े। इस एरिया में एक घर जो बनता है वो ज़िंदगी में एक बार बनता है। वो सारे घर जो थे जो खाली हो गए, या बमबारी हुई या बर्फ़बारी हुई और वो घर तबाह हो गए। जब आप वापस गए तो हमने कल परसों मौलाना फजल रहमान का एक स्टेटमेंट था, उसने कहा सही कहा उसने कि आप 2.5 लाख रुपये दे रहे कि आप घर बनाओ। 2.5 लाख में आजकल वॉशरूम नहीं बनता, तो आपने 2.5 लाख रुपये भी दिए लोगों को ख्वार करके कि आप जाए घर बनाएं। अब 2.5 लाख में कहाँ घर बनेगा? वो इन कबाइली इलाकों में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, सही है ना, वो कम से कम 1-2 करोड़ रुपये चाहिए होते हैं। 2 करोड़ रुपये नहीं घर बनाने, क्योंकि पहाड़ी इलाके, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक तो ये रहते जॉइंट फैमिली रहती है सारे, सही है, आप पर फैमिली 2.5 लाख रुपये दे रहे हो, जितने भी दे रहे हो। मिट्टी को आपको ले जाना है मेन रोड से ऊपर, पहाड़ के ऊपर, उस पर खच्चर पर जाएंगे, लोगों के उस पर जाएंगे, वो भी चार्ज करेंगे। तो जो घर आम उस पर बनता है 50 लाख का, 60 लाख का, उसको डबल ट्रिपल कर ले। वाह, इतना ईजी नहीं होता। इकोनॉमी का ये हाल है कि मैं वजीरिस्तान में भी घर अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, मैं सीरियसली लोगों नहीं बनाए, लोगों ने मैं तो वजीरिस्तान में घर नहीं ले सकता। नहीं, बहुत मुश्किल। एक तो बात ये कि कोई 80 गज का घर तो नहीं बनाएंगे, खुले घर बनाते हैं वहाँ पर, और उसके अंदर आपको अरेंजमेंट करनी पड़ती है, बर्बारी होती है, खुली जगह बनानी पड़ती है। तो ज़मीन उनकी अपनी है, लेकिन नॉट ईजी टू। फिर क्या हुआ उसके बाद? आपने जब अलाउ तो कर दिया, लेकिन चूँकि इतनी सख्ती थी कि हर बंदे से पूछ जा रहे, हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, तंग करना, सही है। तो ये काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से तरीके उभरी, ख़ासतौर PTM जैसे तरीके उभरी। और हम देखते हैं कि जब से बातें शुरू हुई ऑपरेशन की, तो दोबारा काफ़ी एक्टिव हो गई। एक बहुत बड़ा जलसा किया इन्होंने कुछ दिन पहले रजबक में, इसी हवाले से कि वी विल नॉट अलाउ एनी अनदर ऑपरेशन। इसमें थोड़े रेसिस्ट भी बातें जो बाहर बैठे होते हैं, आजकल आप ट्विटर पे भी देख रहे होंगे, पंजाबी पश्तून रेसिज्म एक दूसरे के ख़िलाफ़ उरूज पर पहुंचा हुआ है। वो एक आइडिया देते हैं, मेरे ख्याल से इमरान खान ने भी बोल दिया था कि सारे ही पश्तून जो हैं वो नेचुरली तालिबान सिंपथाइजर्स हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि सवात में बड़ी बड़ी रैलीज़ हुई, नारे भी लगे कि जो तालिबान का हामी है वो ही है, जो राइम होता है उससे। आपकी क्या रीड है कि ये जो आउटसाइड ऑफ खैबर पख्तूनख्वा लोगों को लगता है कि ये सभी तालिबान हैं या ये सभी तालिबान सिंपथाइजर्स हैं, इस मिसनोमर को कैसे दूर करें? देखिए, जब तक आप किसी एरिया में जाते नहीं हैं, आपको एक्सपोजर ना हो वहाँ के लोगों से, आपने कल्चर ना स्टडी किया हो, तो ऐसे ही फिर मिथ्स या स्टीरियोटाइप्स बनते रहते हैं। किसी कम्युनिटी की बड़ी तादाद के लोगों का मजहबी होना, इट डजंट मैटर कि सारे प्रो तालिबान हैं। मजहबी होना एक और चीज़ है और प्रो तालिबान होना एक और चीज़ है।
ये मेरे ख्याल में बड़ी एक स्टीरियोटाइपिंग थी लोगों के हवाले से, सिवाय 2002 के जब अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ अमेरिका का, तो हम देखते हैं कि MMA की हुकूमत आती है, एक मजहबी वोट पड़ जाता है, मजहबी बुनियादों पे वोट पड़ जाता है। वहाँ नहीं पड़ा, बलूचिस्तान के अंदर पड़ा, कराची के अंदर काफ़ी सीटें MMA की आ गई थी। सही है, में तो मुशर्रफ ने बनाई ना, तो जो भी थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ मैं, स्टेट का सपोर्ट भी तो है ना उस वोट में। तो लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मजहबी जमातों की परफॉर्मेंस वो नहीं रही KP में। सर ये आपने भी आर्टिकल भी लिखा, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, इसमें एक थोड़ा मेरा अगर इख्तिलाफ में कर सकूँ कि जो मजहबी जमात आप कह रहे हैं उसमें आप PTI को नहीं शामिल कर रहे, तो PTI ने समहाउ वो कोऑप्ट भी तो कर लिया ना वोट, वो जो मजहबी मंजन वाला वोट था वो समहाउ PTI की तरफ चला गया और PTI को उन बेसिस पे पड़ता है। देखिए मेरे डॉन वाले आर्टिकल की बात करें, डिक्लाइन ऑफ इस्लामिस्ट पार्टीज, एक बात तो ये कि आपकी बात से पार्शियली एग्री करता हूँ कि जो PTI का इमेजेंस था उससे तो ओवरऑल सारी सियासी जमातों को KP में बड़ा इफेक्ट किया, इंक्लूडिंग ANP, PMLN, NPPP, लेकिन जो बड़ा इफेक्ट किया उसने वो जमात इस्लामी को और JOIF को किया। उसकी एक वजह ये थी कि एक तरफ तो उसका जो मिडिल क्लास के होने ने उन रवायती पार्टियों को थोड़ा डिस्क्रेडिट किया जो ट्रेडिशनली लैंडलॉर्ड्स पार्टी थी, जैसे ANP या पीपल्स पार्टी, जो रिवायती तौर पर लैंडलॉर्ड्स उस पर डिपेंड करती थी। लेकिन साथ साथ जो मजहबी पार्टियाँ थी जिनके अंदर लोग मजहबी इतने नहीं होते थे, लेकिन इस वजह से वो डरते कि यार जैसे भी ये एक राइट विंग की पार्टी है, इस्लामिस्ट चीज़ों पर स्टैंड लेती है, तो उन्होंने भी वोट दिया। जमात इस्लामी को तो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म कर दिया इन्होंने KP में, और कराची में देखे आप तो PTI ने डैमेज किया इसको, उनकी सपोर्ट बेस थी वो उठा के ले गई उसको। तो PTI को मैं ये नहीं कहूँगा, PTI एक टाइम पर ना मुख्तलिफ इसके रूप से कई अपर मिडिल क्लास को अट्रैक्ट कर रही है किसी और नाम से, और कई लोअर मिडिल क्लास से मजहबी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कई क्लास की चीज़ को बड़ा एक्सप्लॉइट कर रही है, कि जहाँ पर एक उभरता हुआ जो मिडिल क्लास तबका है, जो बड़े पैसे कमाए कुछ 20-30 सालों में प्रॉपर्टियों में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या कोई जो नए कारोबार है, तो वो अपनी एक नई नुमाइंदगी मांगना चाह रहे हैं। सही है, तो वो PTI की शक्ल में उनको मिल गए। आप देखिए मेजोरिटी ऑफ द लीडरशिप आर न्यू लोग, सही है ना, रिवायती लोग नहीं जो पुरानी पार्टियों में, चंद के अलावा सब नए लोग हैं। तो ये वो लोग थे जो चाह रहे थे कि यार एक हमारी एक नुमाइंदगी हो, तो उनको नुमाइंदगी मिल गई उस पार्टियों में, क्योंकि और पार्टियों में उनकी जगह नहीं थी। बट अनडिनाइबली वो इस्लामिस्ट वोट भी पड़ता है। पड़ता तो बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। आप देखें ना इमरान खान की काफ़ी चीज़ें, उसका जो रियासत मदीना वाला चक्कर था, तो वो तो काफ़ी चीज़ों को उसके जो तकरीरों के अंदर बार बार ये जो इस्लामी उस पर एम्फेसाइज करना हदीसों पे या वाक़यात पे ना, तो वो एक तरीके से आपके लोग कहते हैं मैं हर पॉडकास्ट में इमरान खान को ले आता हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं विदाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? क्या आपको लगता है कि इन्होंने अभी रिसेंटली, जो पहले नहीं किया था, क्योंकि पहले बड़ा एक टकराव भी था PTM की पॉलिसीज़ में और PTI की पॉलिसीज़ में, उसी तरह जब स्टेट के साथ वन पेज थे तो वो साथ थे, पर अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। क्या आपको लगता है रिसेंटली इन्होंने पश्तून नेशनलिज्म को भी थोड़ा बहुत कोऑप्ट कर लिया है? हमने देखा कि मुराद सईद और सेनेटर मुश्ताक भी एंटी TTP रैलीज़ में थे और खड़े हुए थे, स्पीच दे रहे थे, जबकि TTP रिहैबिलिटेशन इनकी पॉलिसी थी। तो जो PTM का एक सॉर्ट ऑफ जो उन्होंने ग्राउंड स्वेल बनाया हुआ था पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर, क्या आपको अब वो भी नज़र आ रहा है कि हाल ही में PTI भी उसको थोड़ा कोऑप्ट और यूज़ कर रही है, जो उन्होंने हिस्टोरिकली नहीं किया? देखिए, एक बात तो बड़ा क्लियर है, जिसका सबको अंदाज़ा है कि लोगों में, KP के लोगों में ख़ास तौर पर एंटी मिलिट्री ऑपरेशन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। और इसका जो भी हिमायत करेगा वो ये सपोर्ट बेस खोएगा, क्योंकि PTI के पास ऑलरेडी ये सपोर्ट बेस तो है वोट की शक्ल में। लेकिन हम देखते हैं कि जमात इस्लामी से मुश्ताक अहमद खान, जो हो सकता है उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी हो, जमात की पॉलिसी ना हो, या इवन JOI की पॉलिसी देखें, तो बड़ा आप उनके बयान जब देखेंगे तो माजी में तो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे PTM को, PTI वाले। अब आप देखें कि आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, अब वही लाइन टोकी इन्होंने जो वो PTM वाले करते थे। तो मेरा ख्याल में ये लोग के जो जज्बात है उसको देखते हुए इन्होंने अपनी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है कि यार लोग अगर डिस्प्लेस होंगे तो ये बड़ी ख्वारी होगी, हमारे लिए बड़ा मसला बनेगा इन लोगों को कैटर करना। क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि एंटी अमेरिकनिज़म भी बहुत बिका, ज़ाहिरी बात है, उन्होंने ड्रोन्स देखे थे, उनका एक्सपीरियंस था, तो वो कनेक्शन तो था ना कि अमेरिका से सब कुछ आ रहा है, तो फिर ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो चीज़ बहुत चली KP में।
पर अभी हमने देखा पिछले हफ्ते यूएस कांग्रेस ही रेजोल्यूशन पास कर रहा है, तो एक तरफ यूएस लॉबिंग भी हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ भी एक मंजन बेचा जा रहा है, तो वो बट आवाम को फ़र्क नहीं पड़ रहा. आवाम विल स्टिल, अगर एंटी अमेरिकन एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी फॉर पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा स्टिल पीटीआई, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में और ऑप्शंस नहीं है? लाइक व्हाई हैज़ पीटीआई बिकम ऑलमोस्ट लाइक द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? यार मैं आपसे एग्री करता हूँ कि केपी में चूँकि सपोर्ट बेस की लिमिट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप पंजाब देखें और आप कराची देखें, सिंध में, तो यहाँ भी आपको एक नज़र आएगा कि एक नया एक सपोर्ट बेस है. तो ये जो रिवायती पार्टियों से जो तंग है, इसके अंदर मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पीटीआई की कोई ये लोग पॉलिसी से एग्री कर रहे हैं. ये मेरे ख्याल में जो रिवायती सियासी पार्टियों के जो उनसे नाला है, मतलब दे नीड सम न्यू ऑप्शन. बट केपी में तो 15-12 साल से है, पीटीआई तो न्यू तो नहीं रही ना वो. फिर भी कंपेरेटिवली नहीं है उनके लिए ना. और फिर दूसरी बात ये कि अच्छी खासी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन हमने निकालने के बाद जिस तरह हमने पीटीआई को कुट लगाई है, तो जो एक होती है एक जिसको हम कहते हैं सिंपैथी वोट पड़ा है, लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, और लोग उस मतलब मैं इलेक्शन के दिनों में पंजाब में था, हमने बड़ा ग्राउंड पे कवर किया, जीटी रोड पे हमने काफ़ी स्टोरी की कि लोगों ने खामोश वोट दिया. बेसिकली वो देख रहे थे कि यार जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह आप दबा रहे हैं इसको, इट इज़ नॉट फेयर. तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग उसकी पार्टी से हामी, उसकी पार्टी की पॉलिसियों के हामी है, लेकिन एक स्टेट की पॉलिसियों के बेसिकली वो नाकिद थे, और उन्होंने खामोशी से वोट डालकर अपना गुस्सा रिशट करवाया. ख़ासतौर पर आखिरी 3 फैसले आए जिसमें शादी का फैसला भी था, उस पर लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया कि यार इट इज़ नॉट, बहुत गलत है केस का. बिल्कुल. एंड मैं बहुत नाक़दीन हूँ खान साहब की पॉलिसीज़ का, लेकिन अगर उनको सिर्फ इद्दत केस में जेल में रखा हुआ है तो ये रिडिकुलस तरीन चीज़ है. इसमें जो एक थ्रेट इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह 1971 की वीडियो भी इमरान खान ने पोस्ट कर दी है, अली अमीन गंडापुर जाके लोड शेडिंग के वो ऑन कर देते हैं, कभी वो जाके कहते हैं कि कश्मीर में ये हुआ तो पश्तून में आप आएंगे तो क्या होगा. तो ये आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि ये सेपरेटिज़म का थ्रेट बोलें इसको, या ये आप नॉर्मल पॉलिटिक्स बोलें? लाइक हाउ सीरियस इज़ दैट थ्रेट? यार मेरे ख्याल में नॉर्मल पॉलिटिक्स है. दे नीड समथिंग टू, कुछ चाहिए इसको कि मरकज़ी हुकूमत को, ये जो कोalition गवर्नमेंट बनी है, इसको थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए. और उनको पता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त लोगों का गुस्सा है वो इसी तरीक़ा चीज़ों से ठंडा होगा. तो मेरे ख्याल में वो आप इसको नॉर्मल टैक्टिक्स के लिए, हम ये नहीं कह सकते कल अगर रियासत या जो फ़ौज अगर डील करे पीटीआई के साथ तो ये कल कोई नहीं मानेंगे. तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है. ये मेरे ख्याल में सिर्फ एक टैक्टिक्स है कि थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसको. अब तो ये होगा कि केपी वर्सेस सेंटर, उसके सब कुछ आएगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, 1971 की चीज़ें भी आएंगी, और ये जो ऑपरेशनों की बात भी आती रहेगी. ये दे विल यूज़ ईच एंड एवरीथिंग कि जिससे वो सेंटर थोड़ा परेशान हो. इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई है, राइट? लाइक पीपीपी भी सिंध फर्स्ट पॉलिटिक्स करती है, सिंध का नाम लेती है, बट वो बांग्लादेश से नहीं जोड़ेगी. तो द प्रॉब्लम विद आर रियासत इज़ कि वो, जिस तरह अंग्रेज़ी में भी कहावत है ना कि भाई जब आपके पास सिर्फ हथौड़ा हो तो हर मसला ही आपको नेल लगता है. तो हमारे पास एक ही तरीका है. तो अगर ये बेयर को प्रोवोक किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता ये कुछ स्टूपिडिटी करते हैं, गवर्नर लगा देते हैं, गवर्नर रूल लगा देते हैं, कोई खुदा ना खास्ता पेशावर में कोई प्रोटेस्ट पे गोलियाँ चला देते हैं, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करें, तो आप उनको कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये कोई सीरियस सेपरेटिज़म का थ्रेट नहीं है, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स ही है, चैन व अमन में रहो, कोई स्टूपिडिटी मत करना. ये आई एग्री विद यू. लेकिन एक चीज़ ये कि जब तक इमरान खान भी बंद है तो वो एज ए हीरो बंद रहेगा, और जो उसका सपोर्ट असल में ये पार्टी है भी बेसिकली इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इमरान. हाँ. तो बस ये सारी चीज़ें उससे लिंक करती है. कल मैं पढ़ रहा था कि भाई नया ग्रुप बन गया पीटीआई के अंदर, जितने ग्रुप बना ले आप, थिंग्स रोम अराउंड इमरान खान पर्सनैलिटी उसके कल्ट के तहत घूमती है.
बिल्कुल, और फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वो अयूब खान का नाम नहीं ले रहे थे, अब उमर अयूब खान चले गए, तो कल मैं देख रहा था जर्नलिस्ट भी शुरू हो गई, अयूब खान ने सब कुछ किया था, ऐसे कल तक तो उसका नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि आपका पार्टी का जो ऑन द फेस चेयरमैन था वो उमर अयूब खान था। आज आप अयूब खान की ले रहे हैं क्योंकि उमर अयूब खान को आपने निकाल दिया है। तो वो इट्स देर वेरी निम्बल विद देयर फीट, लाइक दे कैन चेंज व्हाट दे आर सेइंग फ्रॉम वन डे टू द नेक्स्ट एंड समहाउ इट डजंट मैटर। लेकिन एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि जो मैंने ग्राउंड पे देखा केपी में या कराची में या पंजाब में ख़ास तौर पे, कि इस सारे अमल से एक सोसाइटी का, वो जो एक पोलिटिकल सोसाइटी थी जिसने पहली बार पीटीआई के शक्ल में वोट देना शुरू किया, इस सोसाइटी या इस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का एक छोटा सा पोर्शन भी अगर सियासी हो जाए तो एक बहुत बड़ी ये एक बड़ी बात है, जो चीज़ों को रैशनली देखें। मैं काफ़ी लोगों से मिला इस इलेक्शन में जो कह रहे थे कि यार हम पहले समझते थे कि यार जो चीज़ हो रही है बलूचिस्तान में और केपी में, ये लोग झूठ बोलते होंगे, लेकिन अब जब हमारे साथ हुआ मई 9 के बाद तो नो वी रियलाइज इट, ओके यार ये तो बहुत गलत होता है। तो ये मेरे ख्याल में ये एक अंडरस्टैंडिंग मैंने देखी वहाँ के यूनिवर्सिटी के तलबा में, वहाँ टेले वाले से मुख्तलिफ। इसका लिटमस टेस्ट तब होगा ना कि जब अगर इमरान खान वापस आते हैं और ये Exactly. पॉलिसी कंटिन्यू एग्जैक्टली ठीक है। बांग्लादेश में जो हुआ वो पीपीपी सपोर्टर्स ने देख लिया होगा, लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आके बलूचिस्तान में किया, यार मेरे ख्याल में इस चीज़ की रिलेशन पीएमएलएन की भी संजीदा लोग को है। आपने अगर एहसान इकबाल की ट्वीट देखी हो इलेक्शन के 4 दिन बाद, जिसमें वो कहता है कि अगर रिवायती सियासी जमातों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया और जो नई उभरती हुई मिडिल क्लास नौजवानों को, तालीम याफ्ता तबके को एडजस्ट नहीं किया पार्टियों में, तो हमारा हाल भी कांग्रेस की तरह हो जाएगा इंडिया में। और कांग्रेस ने बड़ा कमबैक किया है, फिर भी उस पहले की बात कर रहा हूँ पीएमएलएन से बेहतर ही हाल है हाँ, कांग्रेस। तो मैं कह रहा हूँ कि जो बोलेगी आप हमें अपने साथ मत जोड़ें, कांग्रेस तो ने मुझे अच्छा अंदाज़ा है कि जो संजीदा लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो रिवायती पार्टियां हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रही। बट अभी आपने जिस तरह वो टीटी मिलिटेंट्स का जिक्र किया था, मेरे ख्याल से पीएमएलएन भी सर्वाइवल की जंग जी रही है वन डे टू द नेक्स्ट। आई थिंक वो पॉलिटिक्स और पॉपुलर होने का तो अभी उनके लिए ज़रा मुश्किल ही है। अभी तो उनका ये है कि बस ज़िंदा रहना है, एस्टैब्लिशमेंट जो कह रही है वो कर रहे हैं। अवाम, अब बजट भी जो आया है तो वो अवाम के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो मेरे ख्याल से सोच भी नहीं रहे कि हम पॉपुलर होंगे। बस ज़िंदा रह जाओ, अगले जब भी इलेक्शन होगा तब तक। नहीं, ये बड़ा मसला, खासतौर जो नया यंग वोटर आ रहा है तो दे डोंट इवन नॉट ओनली पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी रवायती पार्टी हो पुरानी, उनको दे इवन डोंट नो हाउ टू एंगेज देम, कैसे अपनी जानिब पे उसको अट्रैक्ट कर सके। पीपीपी का फ़ायदा ये है, पीपीपी का कंपटीशन नहीं है ना, सिंध में है ही नहीं कोई। लेकिन नुकसान तो ये हुआ ना कि एक फेडरल लेवल की पार्टी सिंध बेस्ड पार्टी बन गई गुज़श्ता 3 इलेक्शनों में। लाहौर में हमने देखा इलेक्शन में कि जहाँ से बिलावल खुद खड़े हुए थे, जो उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर, बड़े पैसे लगाए, लेकिन नंबर 3 आए। तो क्योंकि एक चीज़ ये कि जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे चेंजिंग लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ना मुल्क, पूरे मुल्क भर का। आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर आपकी 3 मेजर पार्टीज़ प्रोविंशियल पार्टीज़ बन जाएं, ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें क्या इनहेरेंटली कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। मेरे ख्याल में बुरी चीज़, उसके पर नुकसान क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत प्रोविंस सेंटर को जाती है और एथनिक सेंटर को जाती है। हमारा मतलब ये कि हम तो एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सूबों के अंदर आज भी जो प्रोविंस लेवल इश्यूज़ या एथनिक लेवल इश्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, सही है। तो उससे मसले हल होने के बजाय मजीद गंभीर होते रहते हैं। मेरे ख्याल में 18 अमेंडमेंट के बाद तो सूबों के पास तो पैसे आ गए, सूबे बहुत रिसोर्सफुल हो गए, लेकिन उसके पर जो नुकसान ये हो रहा है कि एक फेडरल पार्टी की शक्ल में ये होता है कि वो आपको नज़दीक करती है, मतलब प्रोविंस को मरकज़ के साथ और दीगर सूबों के साथ। लेकिन जब अब सब सूबों तक महदूद हो जाए तो उसका बड़ा मसला ये होता है कि एक नेशनल लेवल पर यूनिटी नहीं बनती काफ़ी इशूज़ पे। फिर हर जगह वो अपने मफाद देखते हैं कि यार नहीं, हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। मतलब अब टेररिज्म का मसला जो है ना, ये तो है पूरे मुल्क का मसला, लेकिन कल कोई बात होती है तो कल अगर सिंध गए कि भाई ये तो आप लोग का मसला है, केपी बलूचिस्तान का, हमारा क्या लेना देना, हमसे क्यों पैसे काट रहे हो, आप लोग अपने पैसे लगाओ, या कोई और ऐसे मसला आता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों के इश्यूज़ पे ना कभी कभी कुछ होनी चाहिए मुल्क के अंदर। बट वन वुड एक्सपेक्ट, आई गेस, अगर हम कहें कि चलो मैच्योर डेमोक्रेसी होता, हमारे यहाँ ये होता, पीपीपी की सिंध में गवर्नमेंट है, बट नेशनल इश्यूज़ पे
पीपीपी कोई मसला तो नहीं करती एज सच, राइट? कुछ उनका इख्तिलाफ नहीं है, वो सेम पेज नहीं तो सेम बुक में तो है ना वो लोग, तो वो नई मसले डालती है, राइट? इवन अगर अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे शोर मचाया कि ये बड़ा गलत लॉ है पंजाब का डेफेमेशन, पर गवर्नर साहब ने बोला मैं जा रहा हूँ पीछे से साइन बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो वो मसले मसाइल नहीं डाल रही। जहाँ पानी का मसला आएगा, इस तरह का मसला आएगा, वो सिंध फर्स्ट पॉलिसी लेंगे। तो स्टेक्स नेशनल असेंबली में तो सबके हैं ना, लाइक इट्स नॉट लाइक उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट समहाउ आई थिंक हमारी फिलॉसफी रहती है एक आदमी के पास सारी पावर हो। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का तो फ़ायदा यही है कि सबके स्टेक्स हों। मे बी अभी जो करंट पोलराइजेशन है, ऐसे माहौल में तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो भी सिस्टम हो, बिल्कुल जो भी हो। बट अगर ये ना हो, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन सब अगर साथ मिलकर फेडरल लेवल पर इंगेज करें, एक दूसरे के साथ कंसेंसस बनाएं, और बाकी अपनी प्रोविंसेस में जिस तरह वो करना चाहते हैं, इवन अगर डिफरेंटली करना चाहते हैं, राइट, कि एज ऑफ कंसेंट अगर उनको अलग रखनी है, इस तरह के इश्यूज हैं, दैट्स फाइन। हमने देखा, कोविड में देखा हमने कि सिंध ने डिफरेंट डील किया और दे वर गुड, फेडरल ने डिफरेंट डील किया, एवरीवन वर गुड, सो कोऑर्डिनेशन भी अच्छी रही, नेशनल कोऑर्डिनेशन वेरी गुड, बिल्कुल आई एग्री। सो नो हार्म इन समथिंग लाइक दिस, राइट? हाँ, लेकिन फिर वहाँ मसला कभी कभी आ जाता है उस सूबों के अंदर बड़े शहरों का। ये मसला हर जगह नहीं होता, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ये मसला आता है क्योंकि ये मल्टी एथनिक सूबे हैं। जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर तो बड़े पावरफुल हो गए 18वीं तरमीम के बाद, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो फंड्स आगे भी रिलीज़ करें, पावर आगे भी जो मेयर्स हैं उनको भी दें, चाहे हैदराबाद का मेयर हो, सक्कर का मेयर हो, कराची का मेयर हो, कोयटा का मेयर हो, पशीन का मेयर हो या तुर्बत का मेयर हो, ताकि और भी मजीद काम होते रहें। हमारे पर मसले कि पहले पैसे होते थे मरकज़ के पास एक बंदे के पास, अब वो पावर आ गई है सूबे में एक बंदे के पास, तो वो हर कोई बंदा भी एग्री नहीं कर रहा है पावर को रिलीज़ करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पंजाब में अब नहीं हो रहे हैं काफ़ी अरसे से, अब कराए भाई, बिल्कुल नहीं, डिवॉल्व होनी चाहिए, ये लोकल लेवल पे डिवॉल्व होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का जो फार्मूला था वो एनफोर्स होना चाहिए, और उसके अंदर ये चीज़ें आईनी तौर पर तय होनी चाहिए कि यार जो पैसे आएंगे इस शहर के, इस ज़िले के, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे कोयटा हो, उसके ये पैसे फिक्स होंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ जाएंगे, इसके मेयर के पास या तहसील जली नाजिम के पास जाएंगे। सर कल मैं जिम में एक साहब से बड़ा डिस्कशन लंबा कर रहा था, उन्होंने बोला पाकिस्तान का बेसिक मसला ये है कि आवाम सड़क पे नहीं आती। मैंने बोला आवाम सड़क पे आती है, आप सड़क पे नहीं आती है। जो जिम में 10-10, 15-20 हज़ार लोग मेंबरशिप दे रहे हैं, ये सड़क पे नहीं आती। तो इवन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कराची, राइट, अभी पिछले हफ्ते आपने शायद देखा हो, और लोगों ने तो नहीं देखा होगा, बहरिया टाउन ने जो ज़मीन चुराई हुई है ना, जो ये 190 मिलियन पाउंड का सारा केस हो रहा होता है, जिन सिंधी विलेजर से चुराई हुई थी वो प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, लेकिन बहरिया टाउन जो, क्योंकि वो एलीट की इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है, वो आवाम सड़कों पे आ रही है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए लाइब्रेरी उनकी टूट रही है, पता नहीं कितने सालों से वो लाइब्रेरी चल रही थी। दीज आर नॉट आर इंटरेस्ट। डू यू ऑल्सो फील लाइक कि जब कराची की कॉन्वर्जेसन होती है, वो एक एलीट सेंट्रिक बातें हो रही होती हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही होती हैं। अगर हम टिल वी हिट नॉर्थ पंजाब, कराची से ज़्यादा तो डेवलप्ड कोई चीज़ है ही नहीं। येस ऑफ कोर्स कराची के जेन्युइन मसले हैं, कराची का जेन्युइन ज़्यादतियाँ हैं, लेकिन अगर आप बाकी पाकिस्तान से कंपेयर करें तो उसको तो मतलब बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को तो लगता होगा ना कराची न्यूयॉर्क है। टिल यू डोंट हिट लाहौर, कराची इज़ लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। तो रिसोर्सेज तो लगाई है ना। देखिए आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, ये जो कुछ कैंपेन चली कराची में, बेरिया टाउन की हो गई या मरीर एक्सप्रेसवे की हो गई या गुजर नाला या मंजूर कवड़ी नाला की हो गई, हमारे डिवाइड बहुत ज़्यादा है। ये डिवाइड जो है क्लास वाइज भी है, जी बिल्कुल, ये एथनिक वाइज भी है, पॉलिटिकल वाइज भी है। गुजर नाले का मसला है, घर गिर रहे हैं, यहाँ पुल किस तरफ के लोग के हमारा क्या लेने देना भाई। But sir, Gujar Nala is not an ethnic problem. I don't know what the ethnicity of those people. Pure class problem. देखो मैं वही कह रहा हूँ, मिक्स है ना, हर जगह मसला मिक्स आ रहा है। सॉरी सर, बट क्योंकि एक फ़ायदा भी है ना अपना, गुजर नाला टूटने से एक्सप्रेसवे बनेगा टू DHA सिटी एंड बहरिया टाउन टू DHA कराची, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाएगी, तो इनका तो फ़ायदा है ना। ये गरीब वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो अगेन जिस शहर हम बैठे में कराची में, ये बड़ा एक पॉलिटिकली डिवाइडेड शहर है, एथनिकली डिवाइडेड शहर है। आपको हर 5-6 किलोमीटर बाद जो शहर की स्ट्रेंथ है वो उसके अगेंस्ट यूज़ हो रही है। जो उसकी जो एथनिक डाइवर्सिटी है या क्लास डाइवर्सिटी है या जो फेथ डाइवर्सिटी है, इट शुड बी अ पावर, मगर हमारी ये मिस यूज़ होती है यहाँ पर। सही है। आपने जो तेलुगु की मिसाल दी, बहुत बड़ी तरीके थी ये।
ये जो मिसाल दी आपने गुजर नाला या मजदूर कॉलोनी के नाले की, ये एक मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों का, वर्किंग क्लास लोगों का मसला था, जो लोगों ने कहा कि यार अच्छा गिर गया यार, क्यों बनाया इन्होंने घर नाले पे। वो कभी गए नहीं है, देखा नहीं कि नाला है कहाँ पर। आज भी घर गिरा दिया आपने, लेकिन नाला आज भी बंद हो रहा है बारिशों में। अब बारिश होगी देखना आप। ज़मीनें कब्जा हो रही थी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बेरा टाउन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे महीनों, किसी को पता ही नहीं थी कहाँ हो रही है। लोग बल्कि उल्टा प्लॉट ले रहे हैं वहाँ पर, ये लगे हुए हैं। एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो मलिर के पुराने देहात है वो कह रहे कि यार हमारा नुकसान हो रहा है। लोग कह रहे नहीं, रास्ता शॉर्टकट हो जाएगा सोलापुर या DHA जाने के लिए या बेरा टाउन जाने के लिए, हैदराबाद जाने के लिए। तो मसला ये कि एक तो चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इंटरेस्ट है, उसका अपना मखसूस वोट बैंक है, जो मोस्टली एथनिक वोट बैंक है। MQ में वो वोट लेती है मोस्टली उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से। पीपल्स पार्टी वोट लेती है मोस्टली सिंधी या बलोच पॉपुलेशन आबादी, उस आबादी से लेती है। सही है, पश्तून वोट भी बहुत पड़ रहा है। हाँ, लेकिन उतना नहीं पड़ता है जितना PTI को पड़ा इस बार ना, हमेशा पिछली बार भी पड़ा है। और इस बार तो खैर वी कैन नॉट एनालाइज नहीं कर सकते कि फॉर्म 45 देखे या फॉर्म 47 देखे ना। कुछ काफी पश्तून इलाकों से PPP जीती है, लेकिन फिर मैं रुक गया कि यार अब वो जीती है या नहीं जीती है, अब ये किसको पता, बट ऑन पेपर जीती है। हाँ, ऑन पेपर जीती है फॉर्म 47 के थ्रू। तो और कोई ऐसी पार्टी है भी नहीं जो सबको यूनाइट कर सके। एक होती है ना कि मतलब सब पूरे कराची की बात कर सके, जिसका बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक और लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल लिखा था डॉन में, लेबर मूवमेंट पे, जो 72 की उसी से हमारी बात शुरू हुई थी। आप देखें ना कि उस वक्त का 72 की मूवमेंट थी, जो बहुत बड़ी मूवमेंट थी कराची की सतह पर, लेबर मूवमेंट थी, जिसके अंदर मतलब कराची बंद रहा 13 दिन, और इसके अंदर सॉरी बट कुछ 23 दिन पहले उसकी 52nd एनिवर्सरी थी। बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पुलिस भेज के गोलियां चला दी थी। लोग हमें PPP एक्सपीरियंस बोलते हैं, लेकिन इस तरह की जो वाकई बातें हैं, जो आपने गरीबों पे गोलियां चलाई हैं, आमिराना हरकतें की हैं, उसकी तो कोई बातें नहीं करता ना खुलकर। तो वही देखे ना कि उस वक्त आप देखिए जो लोगों से मैंने बात की, जो उस वक्त के आई विटनेस थे, वो कह रहे थे कि उस मूवमेंट को सप्रेस करने का नुकसान ये हुआ क्योंकि इस मूवमेंट के पीछे लेफ्ट के काफ़ी लोग थे, जो स्टूडेंट्स लीडरशिप से आए, NSF। उसके बाद हुआ ये कि लोग इस्लामिस्ट पार्टी, राइट विंग पार्टियों में चले गए, जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर बाद में MQ में आ गई। तो हम जब तहरीकों को फोर्सिबली सप्रेस करते हैं, कोई भी तहरीक हो, कोई भी पार्टी हो, उसका नुकसान हमेशा नेगेटिव होगा। आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकली डील करें, चाहे वो MQ हो, चाहे वो PTI हो, चाहे जो भी हो। आप जब यूज़ करेंगे फोर्स का, तो वो हम देखते हैं कि हमने 2016 में ऑपरेशन में जब MQ को दबाया, तो कराची के जो वर्किंग क्लास उर्दू स्पीकिंग आबादी थी, वहाँ TLP निकल आई। वो भी बड़ा मसला बन गया TLP। तो जब आप दबाएंगे किसी पार्टी को पॉलिटिकली, तो उसका रिएक्शन बहुत बुरी तरह आएगा, और चढ़ाएंगे भी TLP को। मैं कराची में रहता हूँ, मैं TLP का नाम भी नहीं सुना था। एक दिन मैं सुबह उठा, हर खंबे पे TLP का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये TLP तो नहीं लगाया, ये उन्होंने ही लगाया है जिन्होंने पहले पोस्टर लगाए थे कि मत जाओ वापस। बिल्कुल। तो इस तरह उस चीज़ को पॉपुलराइज किया जाता है। सर, ये बहुत अच्छी इंसाइट थी उस आर्टिकल में, मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि हम अक्सर ये कहते हैं ना, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम तो बाहर नहीं आते। तो दिस व्हाई आई वांटेड टू इनवाइट यू टू टॉक अबाउट द लेबर मूवमेंट, बट यू वर राइट कि जो लोग वाकई उधर थे उनको बुलाना चाहिए, उनको बुलाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक 10 साला मूवमेंट है, मतलब अयूब खान के ख़िलाफ़ शुरू हुई, वो फिर याया खान के टाइम आई, फिर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम बिल्कुल ही फटी, एक कन्फ्रंटेशन स्टेट उसका हुआ। हम लेकिन क्योंकि वो लेबर था, क्योंकि वो वर्किंग क्लास था, हम इनको इंसान ही नहीं समझते। इवन ड्यूरिंग कोविड जब ले ऑफ्स हुए, हज़ारों की तादाद में ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के वर्कर्स सड़क पे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगेन वी थॉट आवाम बाहर ही नहीं आती, बेचारी सिर्फ नाइट में को बाहर, क्योंकि इनको आप आवाम नहीं समझते ना, इनको आप कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो आई लव फॉर यू टू टॉक अबाउट दैट इंटायर 10-12 year journey of this labor movement that started against the फौजी आमिर अयूब खान, all powerful। देखिए, ये एक तो ये थी कि वो मोमेंट कोई अचानक नहीं आई, उसके पीछे ऑलरेडी अयूब खान के मोमेंट्स से शुरू होने वाली एजिटेशन थी, उसके पीछे खड़ी थी। जब अयूब खान गए, याया खान आए, याया खान गए, भुट्टो आया, और नया ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। और भुट्टो बड़ा एक सोशलिस्ट नारे के साथ आया। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि यार भुट्टो को अंदाज़ा हो गया कि यार अब तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मैंने नेशनलाइज भी कर दिया काफ़ी फैक्ट्रियाँ, लेकिन वर्कर्स के जो इशू, और उन्होंने काफ़ी पॉलिसी भी अडॉप्ट की वर्कर्स के लिए।
लेकिन फिर भी जो मज़दूरों का हाल था वो बेहतर नहीं था। और ये जो तहरीक शुरू हुई ये जून में शुरू हुई थी 1972 में। एक मिल तनख्वाह नहीं दे रहा था अपने वर्कर्स को, और उससे एक तहरीक शुरू हुई। और ये उस वक्त सिर्फ ये तहरीक नहीं थी, उस वक्त भुट्टो ने काफ़ी चीज़ें शुरू कर दी थी। एक तरफ नेप की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, जिसको हमने भुट्टो ने बरतरफ किया क्योंकि वो उसकी राइवल पार्टी थी, नेशनल एम पार्टी। उसकी जो चीफ मिनिस्टर थे अताउल्ला मेंगल, उसको उसके गवर्नर मीर गौस बजंजो और उनके एक और लीडर खैबर शमरी, उन सबको हमने जेल में बंद कर दिया। और उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी शुरू हुई। इसलिए नहीं कि हम बलूचिस्तान आज़ाद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नेप को बहाल करें, हमारी गवर्नमेंट बहाल करे। तो हमने वहाँ फोर्स इस्तेमाल किया, हमने वो तो DPR नैप के कनेक्शन से उन्होंने जवाब ये पेश किया कि इराकी एम्बेसी से असला आ रहा है। और हमें तो मिला तो था, वो तो इस्लामाबाद में जो ऑपरेशन असला तो मिला था। नहीं, वो उसके अब ये बात क्लियर नहीं है कि क्या था, असला प्लांट था कि जो भी था। लेकिन हम कह रहे हैं कि उस वक्त ये देखे कि एक तो वो ऑपरेशन जारी था, हमने DPR इन्फोर्स किया, हमने एक नई फोर्स भुट्टो ने बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, वो जो कि एक पुलिस ने हड़ताल की थी उसके बाद उन्होंने बनाई थी। फिर लेबर मूवमेंट कराची में शुरू हुई, और साथ साथ पीस पार्टी के अंदर भी मतलब जो लेफ्ट के लोग थे तो भुट्टो ये समझ रहा था कि ये मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश चल रही है। तो और उसको सरमायादार को नाराज़ भी नहीं करना था जो ऑलरेडी उससे नाराज़ था ये नेशनलाइज करने की पॉलिसियों में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें फिर एक साथ हो गई, और फिर ज़िया-उल-हक साहब आ गए तो सबको उठा के ले गए। ये जो बैलेंसिंग एक्ट एक करना पड़ा था कि आप आए हैं लेबर की मूवमेंट पे, वर्किंग क्लास उस पर, रोटी कपड़ा मकान पर, फिर आप नेशनलाइज भी करते हैं, जो उसकी जो भी इकोनॉमिक लोगों की आर्गूमेंट्स हैं वो करते रहे, बट प्रो अवाम सीमिंगली आपने एक पॉलिसी दी है। साथ ही साथ जो हमारी ये इंडस्ट्रियल क्लास थी, स्पेशली कराची की इंडस्ट्रियल क्लास जो थी, जिसको 47 से मराहत मिल रही थी, स्टेट के फ़ायदे मिल रहे थे, वो ईस्ट पाकिस्तान को जब एज अ कॉलोनी यूज़ कर रहे थे तो इनकी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो चली गई थी। तो इनकी कई फैक्ट्रियाँ चली गई जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, साथ फिर नेशनलाइज हो गई। तो एक आइडिया ये भी था ना कि ये फिर उठ के चले ही जाएंगे, तो इनको रोको के लिए, इसीलिए इनको संभालने के लिए अच्छा यार ये जो लेबर वेजेस वाला मसला है, इसमें हम कैपिटलिस्ट गुरूज के साथ खड़े हो जाते हैं। उस टाइम पर अगर ये समझा चला जाता मुल्क से, तो भुट्टो की गवर्नमेंट की उस वक्त इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स होने, इस आज की कंडीशन उस तरह की थी, मतलब फॉरेन रिजर्व में पैसे भी नहीं थे। तो मेरे बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था। भुट्टो तो आ गया था उस नारे के साथ, लेकिन बाद में उसको अंदाज़ा हुआ कि नंबर 1 कि ये सरमायादार भाग ना जाए, नंबर 2 उस वक्त ये भी था कि आप किस कैंप में, अगर आप लेबर मूवमेंट को सपोर्ट करते तो आप पर प्रो सोवियत होने का एक लेबल लग जाता कि आप प्रो रशिया हो। तो US को भी बताना था कि नहीं मैं उस कैंप से निकल गया हूँ। तो ये भी था, दोनों मैसेज किए उसने। बट अगर आई गेट कि वो एक इशू तो है ऑब्वियसली, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर चले जाएं, लेकिन हम साउथ अमेरिका में अक्सर ये देखा, जो अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होते हैं तो वोट के चले जाते हैं, क्यूबा में रह के बकवास भी करते रहते हैं, बट मुल्क तो चल जाते हैं। तो अगर ये चले भी जाते हैं जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं, डू यू रियली फील कि वाकई इकॉनमी कोलैप्स हो जाती है, या थोड़ा मुश्किल वक्त के बाद चल जाता मुल्क? नहीं, मेरे ख्याल में उन्हीं के उसी कुछ अरसे की कुछ बात, ओवरऑल जो दुनिया में बुरान आया था टेक्सटाइल का ख़ास तौर पर, तो लेबर मूवमेंट एक तो कमज़ोर हुई भुट्टो के क्रश करने से, दूसरी बात ये ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत फिट गई थी, सारी फैक्ट्री बंद होने लग गई थी, जिसकी वजह से मज़दूर बड़ा बेरोज़गार हुआ। आधा मज़दूर चला गया मिडल ईस्ट गल्फ़ कंट्री चला गया मजदूरी करने के लिए, तो वो एक बुरा एक सूरत हाल थी। वो थोड़ा ये बिटर पिल अगर उसी वक्त ले लेते हम, तो ये जो रेंट सीकिंग हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं शायद ये भी बंद हो जाती हैं मुल्क को। खैर वो एक लॉन्ग टर्म डिबेट है, बट जो इनसाइट अच्छी थी कि आपने लेबर मूवमेंट क्रश किया। हम जो कहते हैं पॉलिटिकल नहीं है हमारे, भाई पॉलिटिकल ही है ना लेबर मूवमेंट, और क्या होती है, स्टूडेंट यूनियंस को आप क्रश करेंगे, लेबर मूवमेंट को क्रश करेंगे। आपने अभी कहा भी था कि रिलीजियस पार्टीज़ को ना फिर स्पेस मिल जाती है। फिर उस आर्टिकल में एक बहुत अच्छी मैंने देखा कि जमात इस्लामी ने फिर आर्ग्यू किया कि जो प्रॉफिट बेस्ड इंसेंटिव बोनसेस हैं ये एक्चुअली हराम है। अब एक तरफ लेबर मूवमेंट हो रही है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस वक्त देखे ना कि जो उनकी तंजीम थी NLF, नेशनल लेबर फेडरेशन, ये फिर बाद में बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई ज़िया-उल-हक के टाइम में, क्योंकि मोस्टली ट्रेड यूनियन जो थी वो लेफ्ट की पार्टियों के साथ लिंक थी, और NLF ने फिर बड़ा उसको उभारा गया काउंटर करने के लिए, इन तंजीमों को काउंटर करने के लिए। तो ये जो 80s और 90s का जो एरा था, इसके अंदर हम देखते हैं कि फिर NLF वर्सेस जो और ट्रेड यूनियन फेडरेशन थी लेफ्ट वाली, इनका बड़ा टकराव रहा। ख़ासतौर पर जो रेलवे की तंजीम थी उसमें,
तो ये बड़ा जमात इस्लामी का वो जो बात थी कि एक तो सरमाएदार बाप की तरह होता है और बोनस आराम होता है, तो ये काफ़ी चीज़ें इस तरह निकली थी उस ज़माने में। ये रिलीजियस पार्टीज़ का यही तो मेरे ख्याल से नुकसान होता है कि आप अगर उनसे पॉलिसी उस पर आएँ तो उनके पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये तो हराम है। अब आप बंदा क्या, वो अपने आप को जमात इस्लामी बोलती है, लेबर जो है वो कहती है आवाम के साथ हम खड़े हों, वो अपने पैसे मांग रही है, आप कह रहे नहीं है तो बोनस आपका हराम है। अब बताओ यार, वो तो चले उस टाइम था, इस टाइम अगर कोई उसके खिलाफ मूवमेंट चलाइए तो ब्लास्फेमी लगा के उसको मार देंगे। बिल्कुल। तो ये तो यू कांट कम्पीट विद देम। मेरे ख्याल में ये उस वक्त से कंपेयर करें आज की जो इस्लामिस्ट पार्टी है ना आज के दौर में, अब तो ये जो दौर चेंज हुआ है ना, इसके अंदर भी इनके पास भी कुछ है नहीं बेचने के लिए, सिवाय टीएलपी के ब्लास्फेमी के माहौल को बेचने के अलावा। और सियासी जमातें भी इस वक्त आप देखें तो बहुत बुरा हाल है, बट डिक्लाइन पे जा रही है। सिर्फ टीएलपी का वोट बढ़ा है, इवन फॉर्म 47 के मुताबिक भी इनका वोट बढ़ा है, ख़ासतौर पंजाब में बढ़ा है। 3rd लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है पंजाब में और 4th लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई है पाकिस्तान लेवल पे। ये बड़ा ख़तरनाक फिनोमेना है। और जो उन्होंने वोट लिया है वो मैं भूल रहा हूँ कि 2.8 है या 2 इससे कुछ है। अगर इतने वोट अगर टीएलपी के प्रो ब्लास्फेमी कैंपेन को सपोर्ट करे तो ये बहुत ख़तरनाक बात है कि। बट सर यही तो मसला है ना, जिस तरह अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी है वो इतना कल्चरल इश्यूज़ पे लड़ती रही कि इवेंचुअली एक ट्रंप आ गया। जब ट्रंप आया तो टेड क्रूज का रेसिज्म नहीं बिकेगा बस, क्योंकि वो ज़रा एक टैसिड तमीज़दार, क्रिस क्रिस्टी का रेसिज्म नहीं बिकेगा। फिर आएगा कि ये मैक्सिकन्स औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, अब डायरेक्ट बोलो। तो उसी तरह जमात इस्लामी जो पॉलिटिक्स करती थी, ठीक है, अब वो थोड़ा स्टेट के साथ भी चलना है, आर्मी के साथ भी चलना है, संभाल के चलना है। ब्लास्फेमी लॉ भी पास हो गया, इस्लाम के रखवाले भी हैं टट। अब टीएलपी सड़कों पे आ गई कि जलाएंगे। अब वो जमात इस्लामी compete कर ही नहीं सकती ना उसके साथ। बिल्कुल, जो भी आएगा हार्श, यस, उसके साथ ना लोग वहाँ जाएंगे। यस, तो आप वो पॉलिटिक्स एक दबाएं। इवन हम देखें, इवन आप टीएलपी को देखें तो टीएलपी ने बेसिकली जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की जो शरीफाना सियासत थी, जी बिल्कुल, जेयूपी नूरानी मियाँ वाली, उसको रिप्लेस किया है। मैंने कुछ अर्से पहले काम किया था टीएलपी के इमरजेंस पे, तो आप ये देखिए कि टीएलपी का इमरजेंस भी कोई ऐसा नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें इसमें थी, फैक्टर्स थे। जैसे एक बहुत बड़ी डिबेट जारी थी विद इन द बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स में कि हम मेजॉरिटी है पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली पंजाब में, लेकिन हमारी देवबंदियों की तरह उस तरह GOIF की शक्ल में पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी नहीं है, ना हमारी वफाकुल मदारस इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे देवबंदियों का है, ना हमारी कोई तालिबान या सिपा साबा तंजीम है, ना हमारी कोई उससे है। तो मेरे ख्याल में ये जो इनर डिस्कशन थी, और हमारी मस्जिदें कब्ज़ा हो रही है, रोज़ाना कोई ना कोई कब्ज़ा कर लेता है, तो टीएलपी की जब मुमताज़ कादरी के वाक़े के बाद जब टीएलपी ने शुरू की कैंपेन, उसको पहले रिहाई के लिए, फिर बाद में ब्लास्फेमी को उसको एक बनाया, एक वेपन बनाया अपने पॉलिटिक्स में, तो इसने बेसिकली रिवाइव किया है 70s 80s की बरेलवी पॉलिटिक्स को। ये बहुत खासतौर पंजाब के अंदर बहुत फील हो रहा था बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कि यार हम कहाँ हैं डिस्पाइट बीइंग इन मेजॉरिटी। तो फिर हम देखते हैं कि भाई वो अब जैसे आपने मिसाल दी कि वो 2 कदम आगे चले गए और इस्लामिस्ट पार्टियों से, हम तो भी जलाएंगे भी, हम मारेंगे भी डायरेक्ट। इसमें एक अगेन मुझे इल्ज़ाम लगता है, मैं हर चीज़ कॉलोनियलिज्म और अमेरिका पे ब्लेम कर देता हूँ, बट जाता है ना ब्लेम कि उन्होंने एक टाइम फैसला किया, सही किया गलत किया जो भी किया, कि देवबंदी जो स्कूल ऑफ थॉट है दैट्स मोर प्रोन टू जिहादिज़म, तो हम हमारी जिहाद लड़ने के लिए, अमेरिका के सपोर्ट के लिए देवबंदी इस्लाम को प्रमोट करें, उनके मदरसे बनाएं, उनकी मस्जिदें एक्सपेंड करें। फिर जब उनके पास पैसा आ गया, उनके पास सपोर्ट आ गया, तो वो नेचुरली एक्सपेंड किया उन्होंने, विच इज़ वाई बरेलवीज फेल्ट लाइक कि ये तो हम दब रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिकली भी नहीं हुआ देवबंदी का राइज, ये भी एक इंटरवेंशन के थ्रू हुआ। उसकी वजह ये थी कि चूँकि आपको इंटरवीन करना है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस है वो पख्तूनख्वा का है, फिर पख्तूनख्वा का, और दोनों एथनिक पश्तून है, सही है। अब मसला ये कि चूँकि वहाँ पर पश्तून कम्युनिटी के अंदर बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट बहुत कम तादाद में, तो नेचुरली उनको सूट कर रहा था, जो देवबंदी ग्रुप थे, जिहादी ग्रुप थे, वो बड़ा सूट कर रहे थे उनके लिए। लेकिन तो और दूसरी बात ये कि सिर्फ आप देखें कि मतलब अगर आप मसलकों की बात करें तो एक तरफ देवबंदी थे, तो शिया सेक्ट भी बड़ी पावरफुल थी ईरान की वजह से, उनकी भी एक से आती है कभी कभी
अहले हदीस की भी से आती है, चूँकि सऊदी अरब बहुत बड़ा वो है, उनकी भी कभी कभी नुमाइंदगी हो जाती है। साजिद मीर को नून लीग का टिकट मिल जाता है, बावजूद वो सरबराह है किसी और पार्टी के। तो ये बेचारे बहुत फील कर रहे थे कि वी आर हम कहीं नहीं है। तो लेकिन वो खतरनाक अमल वो जो आए तो बड़ा खतरनाक तरीके से आए। बट उसमें भी फैज़ाबाद धरने के जो नहीं, वो तो जजमेंट वही मैं कह रहा हूँ कि तो आपने इस्तेमाल किया स्टेट ने, स्टेट को जब जो चीज़ कन्वीनियंट लगती है वो गन्स पकड़ा देती है, फिर बोलती है अब हम क्या करें। अब क्या पाकिस्तान टीटीपी और टीएलपी दो कलेक्टिवली पाकिस्तान के सबसे बड़े थ्रेट्स हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में दोनों बड़े थ्रेट हैं। टीटीपी चूँकि का थ्रेट एक डिफरेंट है, वो डायरेक्ट टेररिज्म और मिलिटेंट अटैक की सूरत में है, जबकि टीएलपी सोसाइटी के लेवल पे है कि किस तरह उसे वाबस्ता लोग किस तरह माशरे में किसी भी इशू को पोलिटिसाइज करके, खासतौर ब्लसेमी के इशू को बनाइज करके कुछ भी कर सकते हैं। या एंड टीएलपी आई थिंक इज़ इवन स्केरियर, बिकॉज अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता ना कौन टीएलपी है और किस, मतलब कोई क्रिश्चियन स्वीपर है, आप उसको ईद मुबारक बोल दें, आप उसको सलाम कर दें, ये इशू बन जाए। अभी अपेरेंटली जो सवात में हुआ था, वो अभी खबर आई है कि मंशियात का मसला था, वो जो जिन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको जलाया है, वो कोई आइस और वो, आई डोंट नो इफ़ यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली आप देखें ना कि ये इतने ख़तरनाक वाक़यात होते हैं पाकिस्तान, हमें एक तो हमारी रियासत को वी कैन नॉट डील द मॉब वायलेंस इन द प्रेटेक्ट ऑफ ब्लास्फेमी। पुलिस थाने जलाए जाते हैं, सिवाय दो वाक़यात के, एक में जो लाहौर में कुछ दिन पहले हुआ था जिसके अंदर खातून अफसर ने वो लड़की को बचाया, और एक और वाक़या था हैदराबाद में जिसमें रेंजर्स ने एक बंदे को बचाया। घर हाँ, इसके अलावा तो किसी भी वाक़ये में कोई बचा नहीं है। तो पुलिस स्टेशन या तो जलाए जाते हैं या उसी जो अक्यूज़ होता है उसको निकाल के मतलब लिंच किया जाता है। तो एक बहुत स्केरी सिचुएशन है, और उसके अंदर स्टेट नाम की कोई चीज़ नज़र आती नहीं है कि भाई कि कोई स्टेट का रोल तो हो ना। स्टेट मतलब देखिए, स्टेट का जो आखिरी स्टेट की जो नुमाइंदगी करते हैं ग्राउंड पे, वो पुलिस करती है। पुलिस खुद डरी हो कि यार मैं ना मारा जाऊँ चक्कर में, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या आपको लगता है कि स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, इवन दो टीएलपी जो है वो पंजाब का फिनोमेना है और अब वो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी स्प्रेड हो रहा है, बट वो पंजाब सेंट्रिक एक प्रॉब्लम है जो पंजाब को डील करना चाहिए और हमारे स्टेट की बनाई हुई है। बट खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि 2014 में दारुल उलूम हकानिया को 300 मिलियन की फंडिंग मिली, बड़ा शोर हुआ उसके ऊपर। फिर उसके बाद से स्कूल फंड्स का फ़ंड भी समीउल हक के मदरसे में जा रहा है। तो ये जो एक फिर टीटीपी रिहैबिलिटेट भी हो रही है। तो इवन ऑन एजुकेशन लेवल, जब 2013 में जमात इस्लामी और पीटीआई की कलेक्टिव गवर्नमेंट आई थी, एजुकेशन उन्होंने जमात इस्लामी को दे दी थी, उसमें उन्होंने एवोल्यूशन भी हटाया, एजुकेशन में भी चेंज किया। डू यू फील ये भी एक फैक्टर है कि जो एक मदरसाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, केपी में भी हमने देखा लड़कियों के स्कूल बंद किए, अभी हाल ही में भी कोई लड़कियों का स्कूल जला दिया था, मलाला हमारे लिए एक विलन थी, तो वो जो एक जहन साजी हुई है उसकी वजह से भी अभी एक्सट्रीमिज़म बढ़ गया? मेरे ख्याल में एक तो सबसे पहले हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड मदरसा, कि मदरसा का जो फिनोमेना है इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो हम समझते नहीं हैं मोस्टली। पाकिस्तान में मदरसों की बड़ी भरमार है, और अभी की नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही है, कल्चरली भी चली आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आई एग्री कि मदरसे में मोस्टली जो बच्चे जाते हैं वो वर्किंग क्लास या गरीबों के बच्चे जाते हैं, लेकिन एक ऐसी तादाद भी है जो वर्किंग क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे भी जा रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर मेरा बच्चा हिफ़्ज़ करेगा, ख़ासतौर पर जो कुछ सोसाइटी के अंदर ये बड़ा कल्चर है, तो अगर मेरा बेटा हिफ़्ज़ करेगा तो हमारे ख़ानदान के काफ़ी लोग जाएंगे जन्नत में। ये कल्चर है कि हिफ़्ज़ करना, और ये मदरसे में बच्चे भेजने का जो चक्कर था। कहानी ख़राब तब हुई जब हम पाकिस्तानी स्टेट ने अमेरिका और या अरब रियासत के कहने पर जिहाद के लिए हमने मदरसा इस्तेमाल करना शुरू किए, जो भी चलता रहा, और ये चलता रहा अंटिल 2005-06 तक चलता रहा ऑफिशियली। उसके बाद ये फिर सिलसिला रुक गया। उस वक्त तक अफ़गान जिहाद में मदारस इस्तेमाल होते रहे, कराची, नौशेरा, पेशावर, हर जगह का बड़ा मदरसा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ के बच्चे जाते थे, जून जुलाई में छुट्टियों में लड़ने जाते थे। उसके बाद रियासत ने खुद इंटरवीन करना शुरू किया, अफ़गानिस्तान के अफेयर इनसे ले लिए, मामला ले लिए। उसके बाद एसएच इनके पास वो रोल नहीं रहा मदरसों के पास। अच्छा, मदरसे भी अब उस तरह स्टेट के डिपेंडेंट नहीं है, ये मदरसे खुद बहुत बड़े अब इंडस्ट्रीज़ है, इनका बहुत बड़ा बजट है करोड़ों का। जो पाकिस्तान का जो सरमायादार तबका है वो अभी भी समझता है कि यार ये मजहबी स्कूल है और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं,
अगर इनको हम फंड करेंगे तो 100 मिलेगा हमें, तो बड़ा इनको चंदा मिलता है। पाकिस्तान के कराची से बहुत बड़ा चंदा पूरे पाकिस्तान के मदरसे में जाता है। जो यहाँ का ताजिर है वो पे करते हैं उसको, अब ज़कात और पे करता है। जो आपने मिसाल दी दारुल मकानिया की कि जो पीटीआई गवर्नमेंट ने उनको फ़ंड किया, चूँकि मैंने भी एक स्टोरी की थी दारुल मकानिया पे, किस तरह के इस मकानिया के मदरसे के ग्रेजुएट्स आज अफ़गानिस्तान में रूल कर रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान बने हुए। तो ये बेसिकली जो फ़ंड था ये डायरेक्ट पैसे नहीं दिए थे, ये केपी गवर्नमेंट ने इनसे कहा था कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए काम करें। तो उन्होंने कहा था कि हमारी बिल्डिंग बना दी नहीं, और एक हमारा कुछ स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स है वो बनाए, जो फिर चलता रहा। 3 साल का प्रोजेक्ट था, वो चलता रहा। इनको डायरेक्ट पैसे नहीं दिए उस तरह। ये मदरसा पिछले साल इतना फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था कि इनके बच्चों ने कहा फेसबुक पे कि यार हमारे पास पैसे नहीं है, और हमें टीचर्स ने कहा कि आप घर जाएँ, 1 महीने छुट्टी करें क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है आपको फीड करने के लिए। तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि आसपास के जितने देहात थे लोगों ने भाई बोरिया भर भर के राशन और पैसे और सब्ज़ी लाए, उनको दिए इनको। सही है ना। जो इमरान खान का इस मदरसे को पैसे देने थे वो पॉलिटिकल चक्कर था, क्योंकि ये मदरसा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है JUI समीलो ग्रुप में। तो ये बेसिकली उस वक्त की पीटीआई गवर्नमेंट ने JUIF को दबाने के लिए इनको पैसे दिए, ताकि जो राइवल है उसको दबाए हम लोग। बट इसको तो फादर ऑफ द तालिबान नहीं कहते इनको, मौलाना समीउल हक को। वो बिल्कुल फादर ऑफ तालिबान कहते हैं, वो मानता भी था कि मैं फादर ऑफ तालिबान था। उसकी वजह ये थी कि जो सिराज हक्कानी के वालिद थे जलालुद्दीन हक्कानी, वो यहाँ उस्ताद थे, और उन्होंने जो अफ़गानिस्तान की जिहाद में हिस्सा लेना शुरू किया था वो समीलो के कहने पे किया था। और उसके बाद जितने भी आज बड़े बड़े वज़ीर हैं, सिराज हक्कानी हो गया, ये जो मुत्तकी हो गया वज़ीर ख़ारजा, जितने गवर्नर्स मोस्टली सब यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं। ये लफ्ज़ जो लगाते हैं हक्कानी, ये आईवी लीग है ये एज अलमनाई अपने आप को अलमनाई प्राउडली लिखते हैं कि हक्कानी नेटवर्क की तरफ देखे कि तो इनका एक होम कमिंग करवाएं, यहाँ आए तो सबको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही आसान तरीका है अब इसको। नहीं, आप ये देखें ना कि, और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि आप देखें कि आज भी हर वहाँ ग्रेजुएट अपने आप के साथ हक्कानी लिखता है। काफ़ी लोग ये पता नहीं कि हक्कानी क्या है, वो समझे कोई ट्राइब है। ये इस मदरसे की एफिलिएशन है, एज अलमनाई यूज़ करते हैं। इमरान खान ने भी एक दफ़ा बोल दिया था जो हक्कानी ट्राइब, मतलब ट्राइब नहीं है भाई वो तो ये जो मौलाना समीउल हक की डेथ पे जो एक थ्योरी आई थी वो सच है? नहीं, वो वैसे किसी ने फैला दी थी कि वो नेचुरली मरेंगे। नेचुरली मरे कोई बंडर हुआ था, लेकिन वो चीज़ें उससे वाबस्ता हो रही है, जो वाबस्ता वो नहीं, वो सच नहीं है। सर, लोगों के भी थोड़े बहुत सवाल थे। काफ़ी लोगों ने तो यही पूछा कि भाई किस तरह बनते हैं हम फ्रीलांस जर्नलिस्ट, हम भी चाहते हैं बनना। कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे कि कुछ लोग अगर फ्रीलांस जर्नलिस्ट बनना चाह रहे हैं? यार मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का मीडिया लैंडस्केप है ना, वो बड़ा रिवॉल्व हुआ है आफ्टर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो फ्रीलांस जर्नलिज्म एक बड़ा मुश्किल काम है। एक तो पाकिस्तान में फोकस बहुत कम हो गया इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का। अमेरिका का निकलने के बाद बहुत बड़ा असर ही पड़ा है कि अब किसी का इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन द फ्रीलांस जर्नलिज्म। साथ कुछ और भी करें, रिसर्च काम करें, कुछ कम्युनिकेशन काम करे, पब्लिक, लेकिन इस पर डिपेंड ना करे सिर्फ ऊबर चलाने में। किसी ने भी पूछा था, आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांस जर्नलिस्ट? मेरी एडवाइस होगी अभी ना करें, पहले पढ़ लें थोड़ा। बिल्कुल पढ़ ले और वो लाजमी है कि आप पढ़ने के बाद जर्नलिज्म ज्वाइन करें। आजकल और काफ़ी जॉबें आ रही है, कॉम्स की काफ़ी जॉबें आ रही हैं, सोशल मीडिया की जो अवस्था काफ़ी जॉबें आ रही हैं, उसको देखें आप। I see a lot of similarities between Pakistan's current situation and conditions of pre-revolution France, where people were unhappy and angry due to abuse of power all around, be it high taxes or elite capture. Will la revolution happen in Pakistan? No. No. आपकी भी राय से? बिल्कुल, I agree. Hi Shahzad, I'm Abhinav from India, an admirer of your courage. Thank you so much, Abhinav. What are the difficulty army faces in the anti-militant operations in FATA compared with the Rangers operations in Karachi? रेंजर्स ऑपरेशन इन कराची ये था कि कराची एक जगह है, ना से कोई अफगानिस्तान का बॉर्डर है, ना कोई नोगो एरिया, ट्राइबल एरिया है, एक सिटी है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर इंटेलिजेंस नेटवर्क है, तो यहाँ ऑपरेशन करना आसान था। How do people carry arms for the faith as primary motive, and how can a soldier resolve a dilemma within himself as these operations? He is also believer in the idea of अमन तकवान जहाद। ये अच्छा सवाल है कि कुछ सोल्जर्स में तो कन्फ्यूजन होगी ना कि दूसरी तरफ अगर जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके झंडों पे कलमा लिखा हुआ है, वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं, आपके भी वही ईमान है, आप उस पर गोली चला रहे हैं, तो ये एक सोल्जर में डिलेमा और कन्फ्यूजन होती होगी। बिल्कुल होती होगी, कुछ पे होती होगी।
कुछ लोग उधर भी गए हैं ना। हाँ, ये भी खबरें आई है ना कि पार्टी बदल लेते हैं लोग। नहीं बहुत कम होता है वैसे पार्टी बदलने वाला काम, माजी में तो बहुत गए थे। हाँ, माजी में बात कर रहा हूँ, अब तो नहीं। व्हाट आर द कोर इश्यूज एंड सॉल्यूशंस टू गेट रिड ऑफ रिलीजियस इंटेंसिटी? मुश्किल सवाल है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसके लिए बताएं सर, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें हम कैसे मुल्क में से ये टेम्परेचर कम करें हम? फिलहाल तो अपना टेम्परेचर कम करें हम लोग गर्मी का। गर्मी नहीं कम हो रही। वाई पाकिस्तान मिलिट्री कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन खैबर पख्तूनख्वा नोइंग द मिलिटेंसी इज क्रिएटेड बाय द मिलिट्री इटसेल्फ इन अफगान वॉर एंड देन स्टार्टेड टू इरेडिकेटिंग इट आफ्टर 9/11? तो सवाल तो नहीं है, कमेंट है मेरे ख्याल से। कमेटी हो गया, काफ़ी बातें हमने कर भी ली वैसे। Why the Pakistan army has not succeeded in eradicating militancy from Khyber Pakhtunkhwa despite so many operations? जैसे हमने कहा इस प्रोग्राम में कि काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन जो दोहा एग्रीमेंट के बाद दोबारा वो शुरू हो गई। Why was Mohajer ethno-fascism MQM and 90 not completely eradicated out of Karachi? क्या करें और बेचारे क्या करें, 10 ग्रुप तो बना दिए हमने उसके। हाँ, मेरे ख्याल से हद तक एक एथनो-फैशिज्म तो मतलब जो नहीं बिल्कुल। ये देखिए दो चीज़ें हैं। एज अ पोलिटिकल पार्टी आप MQM से, एक MQM एक पार्टी है, ये एक फैक्ट है। उनका मतलब वायलेंस को एज अ टूल इस्तेमाल करना हमारा उससे इख्तलाफ है, लेकिन ईच एंड एवरी पोलिटिकल पार्टी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट। हाँ 100%। मेरे ख्याल से कराची में कुछ लोगों को थोड़ा एमनीजिया भी है, जब कराची लोग कहते हैं 2 पार्टियां थी, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मतलब कराची के पास तो हमेशा से थर्ड ऑप्शन का, आप तो 2 पार्टी को वोट ही नहीं देते। एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक मिलिटेंसी एंड हाउ डू यू नेविगेट दोस चैलेंजेस? बस ये आप जब काम करेंगे खुद फील्ड में आके ना, तो आपका अंदाज़ा होगा कि फूक के कदम रखना पड़ता है, एक लिख के दोबारा सॉल्व करना पड़ता है अपने राइटअप्स को कि कोई नाराज़ ना हो जाए। डायरेक्ट थ्रेट्स आए कभी? ये डायरेक्ट थ्रेट तो मुझे नहीं है। अच्छा हाँ। तो अच्छा, ज़्यादा किसने तंग किया है, हमारे वालों ने या उन जिनसे लड़े उनके वालों ने? यार मेरे ख्याल में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, किसी को रिपोर्टिंग पे एतराज़ नहीं होता। लोग जो एतराज़ होता है ना, वो आपके ट्वीट्स और आपके अपने ख्यालात पे होता है। मेरे ख्याल में कभी किसी को, मोस्टली ज़्यादातर लोगों को रिपोर्टिंग में किसी ने तंग नहीं किया कि आपने क्या लिखा है। जो ज़्यादातर आप पाकिस्तान में आप देखें, ज़्यादातर जो सहाफ़ी टारगेट भी हुए ना, वो उनके जो पर्सनल व्यूज़ थे ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, उसकी वजह से ज़्यादा वो टारगेट हुए। मेरे ख्याल से एक अंग्रेज़ी मीडिया को लीनियंसी भी ये बात भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान में और बहुत ख़ास लोग पढ़ते हैं। तो लोकल जो बेचारे होते हैं रिपोर्टर्स, वो फिर उनको बहुत तंग किया जाता है। अभी PPP वो जो सिंध के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका अभी कत्ल हुआ है, नसरुल्लाह गडानी, हाँ, उन्होंने, उनकी वालदा ने अभी PPP के MNA का नाम लिया, उनकी फैमिली जो है उनका पूरा नाम लिया। तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर एक्चुअल रिपोर्टर्स। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में साफत के लिए इस होगा जो नॉर्दर्न सिंध का इलाका जो है ना, नॉर्दर्न सिंध हम कहते हैं खैरपुर सक्कर से लेकर कश्मोर और ये गोटकी, ये इलाके जो है ना, जहाँ पर सरदारी निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डाकू राज बहुत स्ट्रॉन्ग है और मजहबी लोग बड़े स्ट्रॉन्ग है। ऐसे माशरे में जो साफ़ी होता है लोकल डिस्ट्रिक्ट में, जो एक तो अनपेड है या लेस पेड है, वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है कि कैसे अपने आप को मतलब सेफ जर्नलिज्म करनी है। तो जब चैलेंज करता है किसी पावरफुल बंदे को, चाहे वो ट्राइबल चीफ्टन हो या पुलिस अफसर हो या कोई भी हो, तो बेचारा फिर नसरुल्लाह गडानी की टारगेट हो जाता है। ये हमने ऐसे वाक़े पहले भी देख चुके थे। वो जो कराची के मलरी के इलाके में जो वाक़या हुआ था नाजिम जोकियों में, उसके अंदर भी पीस पार्टी के एक मजबूत उसको निशाना नॉमिनेट किया गया, क्या हुआ, निकल गया वो। तो PPP बातें तो बहुत करती है, सहाफ़त ये वो, फिर बड़े जो जर्नलिज्म है उनसे भी अच्छे रिश्ते हैं, किसी को उठा लेते हैं तो बातें भी सही करते हैं। बट अगर अपने सूबे उसमें हैं तो ये आर दे पावरलेस अगेंस्ट दीज फ्यूडल्स नॉट टू एक्ट, या PPP के इंटरेस्ट में है कि जर्नलिस्ट मरें? नहीं, मेरे ख्याल में पावरलेस इसलिए कि वो डिपेंडेंट है इन लोगों के, इन सरदारों के डिपेंडेंट है कि वो जीत के आते हैं। और अगर वो किसी एक सरदार को नाराज़ करेंगे तो सब बोलेंगे कल हमारे साथ भी होगा, फिर हम पे भी हाथ मतलब हल्का रखेंगे। तो मेरे ख्याल में मिलिटेंसी एंड एक्सटॉर्शन, वही आ गया कनेक्शन। मिलिटेंसी एंड एक्सटॉर्शन इज प्रैक्टिस एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन कराची, इवन ग्रुप्स विद इन सिंध पुलिस। व्हाई इज इट ओनली दैट MQM इज ब्लेम्ड फॉर दिस गिविंग फ्री पास टू अदर्स? तो फ्री पास दिया नहीं जाता, बट MQM ने इतने खूबसूरत मुनज़्ज़म तरीके से किया था कि वो अब तो मेरे ख्याल में जितना एक्सटॉर्शन KP में है ना, इस वक्त जो फ़ोन आ रहा है अफगानिस्तान के नंबरों से कि पैसे इतना दे, सब हर बंदा दे रहा है, कोई सोल्यूशन उसका है नहीं। बलूचिस्तान में भी है, मैंने बलूचिस्तान जितने भी, हाँ मतलब बलूचिस्तान और KP में बहुत है इस वक्त।
प्लीज़ आस्क हिम व्हाई द ऑपरेशंस आर नॉट एंडिंग इन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान इन द Repeat हो रहा है। कर लिया हमने. What is the assessment? What is his assessment of the military's role in shaping Karachi's political landscape over the years? मेरे ख्याल में जो 2013 का जो कराची ऑपरेशन था उसे तो पूरा चेंज कर दिया कराची का लैंडस्केप. ख़ासतौर जो एमक्यूएम का कमज़ोर होना, अल्ताफ़ हुसैन का माइनस होना और सेंसस के बाद नई मरदमशुमारी के ऊपर हल्के बनना और 18वीं तरमीम के बाद सूबों का बाख्तियार होना, ये 3-4 फैक्टर मिला के तो इन्होंने शेयर की डायनामिक्स कंप्लीट चेंज कर दिया. For the better, for the worse? बोथ. थैंक यू सर. बड़ी हमने वसी चीज़ें डिस्कस कर ली. Thank you. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल द वर्क दैट यू डू. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर. बाय बाय.